वीकेंड का हादिस। प्लीज MS नॉवेल्स वर्ल्ड को लाइक करो, सब्सक्राइब और मैकिंग ड्राइव और बेल आइकॉन खींचे। ऋतिक के डार्क एज भाले से बहुत सारी काली एनर्जी निकली और अगले ही पल वो एक विशाल काले ड्रैगन में बदल गई। वही विक्रम राठौर ने भी अपना हलवर्ड लहराया और उसके हलवर्ड से भयानक नीली लाइटनिंग चमकने लगी थी। उसने भी एक ड्रैगन के आकार की लाइटनिंग की चमक पैदा कर दी थी और हवा में जले हुए की गंध आ रही थी। एक विशाल ड्रैगन जो कि एक एनर्जी द्वारा बनाया गया था, ऋतिक के काले ड्रैगन से टकराने वाला था। दोनों की एनर्जी दो विशाल ड्रैगन्स में बदल गई थी और नजारा वास्तव में काफी भयानक था। अगले ही पल वे दोनों ड्रैगन आपस में टकरा गए। वुम! जब ऋतिक का काला ड्रैगन विक्रम राठौर के ड्रैगन से टकराया तो कानों को कंपा देने वाली आवाज गूंजने लगी। तेज शोर के कारण स्टेडियम में मौजूद सभी लोगों ने तुरंत अपने अपने कान बंद कर लिए। दोनों ड्रैगन पागलों की तरह हवा में एक दूसरे से लड़ रहे थे, तो वही जमीन पर मौजूद ऋतिक और विक्रम राठौर ने भी अपनी लड़ाई जारी रखी। क्लैंग क्लैंग क्लैंग। भाले और हलवर्ड के बीच हो रही तेज टक्कर के तहत एक के बाद एक तेज आवाजें गूंज रही थी। ऋतिक ने अपने डार्क एज को कसकर पकड़ लिया और उसे जोर से घुमाया, और जैसे ही वो हेवनली पेंटेड हलवर्ड से टकराया जो विक्रम राठौर के हाथों में था, उससे जो फोर्स आ रहा था वो इतना तेज था कि ऋतिक कुछ कदम पीछे हट गया। लेकिन जैसे ही वो कुछ कदम पीछे हटा, उसने मौके का फायदा उठाते हुए अपने दोनों पैरों को मूव किया और भाले को पकड़कर हवा में छलांग लगा दी। ठीक उसी समय ऋतिक के भाले की नोक पर एक हल्की सी चमक नजर आ रही थी। ऋतिक एक मेट्रॉइड की तरह लग रहा था क्योंकि वो हवा में काफी ऊपर था और वो विक्रम राठौर की ओर जा रहा था जो जमीन पर खड़ा था। जैसे ही ऋतिक का भाला हवा में रोटेट हुआ, हवा में अजीब सी आवाजें आने लगी थी, मानो भाले को ड्रिल जा रहा हो। फिर तभी ऋतिक के काले ड्रैगन ने नीले लाइटनिंग वाले ड्रैगन से लड़ना बंद कर दिया जिसे विक्रम राठौर ने छोड़ा था। काला ड्रैगन ऋतिक के ऑर्डर का पालन कर रहा था और फिर वो भी विक्रम राठौर की ओर जाने लग गया। फॉल ऑफ 9th हेवनली गैलेक्सी, वापस आओ। जैसे ही विक्रम राठौर ने ऊपर आसमान में देखा तो वो जोर से चिल्लाया। अपने हाथों में हलवर्ड के साथ नीली लाइटनिंग वाला ड्रैगन भी उसके ठीक सामने प्रकट हो गया। अगले ही पल दोनों एक बार फिर टकरा गए और उनकी टक्कर से एक तेज धमाका हुआ और जमीन जोर जोर से हिलने लगी। जी 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 जी। उनके चारों ओर की लाइट और यहां तक कि मंच के ठीक पीछे लगी स्क्रीन भी चमकने लग गई थी। मंच पर वापस आकर दोनों वॉरियर एक बार फिर संपर्क में थे और जल्द ही मंच से एक तेज आंखों को चौंधिया देने वाली लाइट आने लगी। जो दर्शक उन्हें देख रहे थे उन्होंने तेज लाइट के कारण अपनी आंखें ढक लीं और उनमें से कोई भी स्पष्ट रूप से नहीं देख सका कि मंच पर क्या हो रहा था। पेंग पेंग पेंग। अचानक से मंच के चारों ओर चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़े गिरने लगे। यह वास्तव में काफी डरावना है। उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने यह देखने की कोशिश की थी कि मंच पर क्या हो रहा था, और जब उन्होंने अपनी आंखों के ठीक सामने का नजारा देखा तो वे सभी शॉक्ड हो गए। मंच देखने में ऐसा लग रहा था मानो यह पत्थरों से बना हो, लेकिन वास्तव में यह ऐसे मटेरियल से बना था जो बेहद टिकाऊ था। यह किसी बड़े बॉम्ब से भी नष्ट नहीं हो सकता था। लेकिन अब वो मंच भी टूटने लग गया था। कुछ लोग जो मंच के करीब थे, तेज फोर्स के कारण उनके होश उड़ गए थे। कुछ ऐसे भी थे जो थोड़े कमजोर थे और वे घायल हो गए थे। क्या हो रहा है यहां पर? तेजस ने मंच पर मौजूद लाइट की चमकदार चमक को देखते हुए पूछा, जो अब धीरे धीरे गायब हो रही थी। प्रोफेसर अविनाश की निगाहें भी मंच पर टिकी थीं और उनकी हिलने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। मंच पर लाइट जल्द ही गायब हो गई थी और ज्यादातर लोग अब साफ साफ देख पा रहे थे कि मंच पर क्या हो रहा था। जल्द ही वहां पर दो आकृतियां थीं जो धीरे धीरे दिखाई देने लगी थीं। ऋतिक और विक्रम राठौर एक दूसरे के बेहद करीब खड़े थे और उनके हथियार एक दूसरे के सामने थे। उनकी आंखें एक दूसरे पर टिकी थीं और उनमें से कोई भी हिल नहीं रहा था। दोनों के चेहरों और खुले शरीर के हिस्सों को करीब से देखने के बाद दोनों के शरीर पर बहुत सारे घाव मौजूद थे
उनके घावों से बड़ी मात्रा में खून भी बह रहा था। खासकर ऋतिक के कॉम्बैट सूट पर, उसके कॉम्बैट सूट पर बहुत सारे कट लग गए थे। इन दोनों में से जीत किसकी हुई होगी? वहां पर 2000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स मौजूद थे और मंच पर फाइट को देखते हुए उन सभी की सांसें थम गई थी। लेकिन तभी अचानक से ऋतिक के मुंह से खून की एक बड़ी धार निकलने लगी। हा 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 हा, मुझसे जीतना इतना भी आसान नहीं है। ऋतिक के मुंह से निकला खून देखने के बाद विक्रम राठौर ने हंसते हुए कहा, हम जीत गए। हा हा हा, हमारा कैंपस जीत गया। नॉर्थ कैंपस के ज्यादातर स्टूडेंट्स ने अब जश्न मनाना शुरू कर दिया था। धत तेरी की। रजत रस्तोगी इस रिजल्ट से काफी नाखुश लग रहा था जब उसने देखा कि विक्रम राठौर जीत गया था। फिर तभी उसकी नजर परी पर पड़ी जो मंच के किनारे पर खड़ी थी। परी अभी भी मंच की ओर देख रही थी और उसके चेहरे पर एक भी भाव नहीं था। जब रजत ने परी के चेहरे पर कोई भाव नहीं देखे तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशन भी अचानक से बदल गए। यह परी इतनी शांत क्यों खड़ी है? रजत ने इतना कहा ही था कि तभी मंच से एक आवाज आई। अभी यह तय नहीं हुआ है कि हारने वाला कौन है। अपने मुंह से निकलते खून को नजरअंदाज कर ऋतिक ने विक्रम राठौर से कहा। जैसे ही ऋतिक ने अपनी बात पूरी की, विक्रम राठौर की पुतलियां अचानक से सिकुड़ गई और उसका शरीर कांप गया। उसकी अपने हलवट पर पकड़ कमजोर होने लगी थी। टोंग! अगले ही पल उसका हलवट जमीन पर गिर गया, जिससे एक भारी आवाज गूंज उठी। विक्रम कंफ्यूज था कि उसके साथ क्या हो रहा था, लेकिन उस पल वो अपने शरीर को हिला भी नहीं पा रहा था। उसके शरीर की सारी एनर्जी खत्म हो चुकी थी और वो सीधे जमीन पर गिर पड़ा। जमीन पर गिरते ही वो तुरंत बेहोश हो गया। क्या मैंने यह मैच जीत लिया? यह नजारा देखकर ऋतिक ने पीछे मुड़कर रेफरी से सवाल किया। ऋतिक का सवाल सुनने के बाद रेफरी, जो पहले शॉक्ड था, आखिरकार अपने होश में वापस आ गया। मैच खत्म हुआ। इस मैच की विनर है साउथ कैंपस की क्लास 10। जैसे ही रेफरी ने रिजल्ट अनाउंस किया, पूरा स्टेडियम मानो पागल ही हो गया। ऋतिक जीत गया। साउथ कैंपस की क्लास 10 वास्तव में जीत गई। ऋतिक! तेजस और साउथ कैंपस के बाकी स्टूडेंट्स एक्साइटमेंट के कारण जोर जोर से चिल्लाने लगे। यह सचमुच एक रोमांचक मैच था। साउथ कैंपस ने वास्तव में फर्स्ट ईयर की सभी क्लासेस को हरा दिया था। टॉप 1। हां, हमारा ऋतिक टॉप 1 पर है। भीड़ में से किसी ने ऋतिक का जयकारा लगाना शुरू कर दिया और उसके साथ तुरंत स्टेडियम में मौजूद हर एक स्टूडेंट भी उसके पीछे हो लिया। हालांकि उस पल में ऋतिक को लगा कि उसका विजन धुंधला हो गया और उसे चक्कर आना शुरू हो गया। उसकी आंखों के सामने सब कुछ काला पड़ गया और उसका शरीर तुरंत आगे की ओर गिर गया। परी, जो मंच के नीचे खड़ी थी, तेजी से ऋतिक की ओर जाने लगी। फिर उसने ऋतिक को उठाया, जो जमीन पर गिर गया। उसने एक हाथ से ऋतिक को उठाया और दूसरे हाथ से उसका भाला डार्क एज उठाया और मंच से नीचे आ गई। उसे मेडिकल रूम में ले जाओ। जब प्रोफेसर अविनाश ने ऋतिक की जीत देखी तो वो अभी भी शॉक्ड और सदमे में थे, लेकिन जब उन्होंने ऋतिक को बेहोश होते देखा तो वे घबरा गए और उन्होंने तुरंत ऑर्डर देते हुए कहा। उनकी आवाज सुनकर वहां उपस्थित सभी लोगों का ध्यान परी की ओर चला गया। हालांकि परी को इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी कि कोई उसे किस नजरों से देख रहा था। उसने ऋतिक को उठाया, जो बेहोश हो गया था, और तेजी से एरेना से बाहर निकल गई। परी ऋतिक को लेकर सीधे मेडिकल रूम में ले आई थी, जहां आकर डॉक्टर्स ने ऋतिक का इलाज करना स्टार्ट कर दिया था। ऋतिक के शरीर से काफी सारा खून बह गया था और साथ ही उसकी पूरी एनर्जी भी खर्च हो गई थी, जिसे रिकवर होने में काफी टाइम लगने वाला था। ऋतिक को जल्दी से मेडिकल केबिन के अंदर डाल दिया गया था और उसका इलाज शुरू हो चुका था। कोई नहीं जानता था कि कितनी देर हो गई थी, लेकिन जैसे ही ऋतिक उठा तो उसे महसूस हुआ कि उसका शरीर बेहद ठंडा था। यह हाड़ कंपा देने वाली ठंड थी और ऋतिक का शरीर अनियंत्रित रूप से कांप रहा था। यहां बहुत ठंड है। ऋतिक ने तुरंत अपनी आंखें खोली और उसने देखा कि उसने ऑक्सीजन मास्क पहना हुआ था और वो एक केबिन के अंदर सो रहा था। जहां तक उसके शरीर के बाकी हिस्सों की बात थी, वे पूरी तरह से
हल्के नीले लिक्विड से कवर थे। उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो उसका पूरा शरीर हल्के नीले लिक्विड के अंदर डूब गया हो। ऋतिक को पता था कि वो अब एक मेडिकल केबिन के अंदर लेटा हुआ था। डी 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 मशीन उसके पीछे वीप कर रही थी और उसी समय मेडिकल केबिन का दरवाजा ओपन हो गया। मेडिकल केबिन का दरवाजा ओपन होने के कारण ऋतिक ने थोड़ा फोर्स लगाया और अपने आप को ऊपर धकेल दिया। ऋतिक के शरीर से ज्यादातर हल्का नीला तरल लिक्विड धीरे धीरे नीचे गिर गया। ऋतिक ने ऑक्सीजन मास्क उतार दिया और कुछ गहरी सांसें लेने लगा। क्या तुम ठीक हो? तभी अचानक से ऋतिक के कानों में एक मीठी सिनावट सुनाई दी। ऋतिक ने करीब से देखा और परी को पाया जो उसके ठीक सामने खड़ी थी। उसकी आंखें अब हमेशा की तरह ठंडी नहीं थी, वो इस समय काफी कोमल लग रही थी। मैं ठीक हूं, ऋतिक ने मुस्कुराते हुए कहा। जब उसने अपने शरीर पर अच्छी तरह नजर से डालने का फैसला किया तो उसे हल्का दर्द महसूस करने के अलावा कोई दर्द या चोट नहीं आई थी। फिर जैसे ही उसने कल की लड़ाई के बारे में सोचा तो ऋतिक ने अवचेतन रूप से अपना हाथ मुट्ठी में भींच लिया। उस समय अगर ऐसा नहीं होता क्योंकि उसके पास एक सिस्टम था तो वो कभी विक्रम राठौर से लड़ने में सक्षम नहीं होता। ऋतिक ने एक गहरी सांस ली और तुरंत अपने आप को संभाल लिया। फिर उसने एक तौलिया लिया और उसे अपने गालों पर रखकर अपने चेहरे और शरीर से जीन लिक्विड को साफ करने लगा। तभी उसकी नजर वगल की ओर गई और उसने देखा कि वहां पर एक काले रंग की शर्ट और जीन्स रखी थी। ऋतिक ने उन कपड़ों को उठाया और उन्हें पहन लिया। मेरा काम हो गया। जब ऋतिक ने देखा कि परी उसकी ओर अपनी पीठ दिखाकर खड़ी थी तो ऋतिक हंस पड़ा। ओके, मेरे वाल कहां गए? ऋतिक ने अपने वालों को छुआ और देखा कि विगव वहां नहीं थी। इसके बजाय उसके सिर पर पहले से ही नए वाल आ गए थे। उसने एक नजर शीशे पर नजर डाली और देखा कि उसकी भौं अभी भी थोड़ी हल्की थी। मैंने जीन लिक्विड में वॉल बढ़ाने के लिए थोड़ी सी मेडिसिन भी मिला थी, परी ने उसे समझाते हुए अपना सिर हिलाया। माय कब से सो रहा था। ऋतिक उठ खड़ा हुआ और विंडो की ओर देखने लगा। फिर उसने चमकदार सूरज को देखा जो अंदर रोशनी बिखेर आ रहा था। 2 दिन से, परी ने ऋतिक को बताया। क्या? मैं 2 दिनों से सो रहा था। यह सुनकर ऋतिक की आंखें सरप्राइज से बड़ी हो गईं, लेकिन फिर वो शांत हो गया और अपने शरीर को हिलाकर अपने जॉइंट्स को चेक करने लगा। फाइट से जो पीड़ा उसे हुई थी वो पहले ही पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। अब उसे काफी आराम महसूस हो रहा था और साथ ही ऐसा भी लग रहा था मानो उसकी पावर पहले से बढ़ गई थी। उस विक्रम राठौर का क्या हुआ? ऋतिक ने मुड़कर परी से पूछा। जब उसने विक्रम राठौर के बारे में सोचा तो उसकी आईब्रोज सिकुड़ गई। मुझे नहीं पता कि वो मर चुका है या नहीं, परी ने शांत लहजे में जवाब दिया। काफी अच्छा मजाक कर लेती हो। परी का जवाब सुनकर ऋतिक हंसने लगा। परी ने कमरे से बाहर निकलने से पहले ऋतिक को ऐसे देखा मानो वो कोई बेवकूफ हो। तुम कहां जा रही हो? ऋतिक ने उससे सवाल किया। क्या तुम अपनी सारी जिंदगी यहीं गुजारना चाहते हो? परी ने जवाब दिया और वो बिना पीछे मुड़े कमरे से बाहर चली गई। उसके जाने के बाद ऋतिक को एहसास हुआ कि वो फिलहाल मेडिकल रूम में था। ऋतिक, तुम जाग गए? जब ऋतिक और परी कमरे से बाहर निकले तो एक और आदमी था जो उनकी दिशा में चल रहा था। ध्यान से देखने पर पता चला कि यह एक परिचित आकृति थी, प्रोफेसर अविनाश। ऋतिक ने देखा कि वो आदमी कौन था और उसने उन्हें ग्रीट किया। यह प्रोफेसर अविनाश थे जो सदमे में ऋतिक को देख रहे थे। तुम अभी जागे हो? प्रोफेसर अविनाश ऋतिक को बारीकी से एग्जामिन कर रहे थे। यह चेक करने के बाद कि ऋतिक ठीक था तो उन्होंने एक राहत की सांस ली। हां, तुम छोटे बदमाश हो। प्रोफेसर अविनाश ने मुस्कुराते हुए उसके कंधे को थपथपाया और फिर आगे कहा, कुछ लोग तुमसे मिलना चाहते हैं। कौन लोग? ऋतिक ने एक पल सोचने के बाद प्रोफेसर अविनाश से कहा, हेडमास्टर और वाकी लीडर्स तुमसे मिलना चाहते हैं। साथ ही वे इनामों के बारे में भी बात करना चाहते थे। प्रोफेसर अविनाश ने ऋतिक को मीटिंग के बारे में बताते हुए कहा। उन्होंने जो कहा उसे सुनने के बाद ऋतिक को कुछ शक हुआ और उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। मुझे नहीं लगता कि यह मीटिंग केवल देने के लिए है, ऋतिक ने कुछ सोचते हुए कहा।
भले ही वो मैच जीत गया था, फिर भी एकेडमी के लीडर्स उससे डायरेक्ट मिलना नहीं चाहेंगे। जरूर इसके पीछे बात कुछ और थी। मुझे भी यही लगता है। ऋतिक को जवाब देते समय प्रोफेसर अविनाश कड़वाहट से मुस्कुराने लगे। वो भी थोड़े कंफ्यूज थे और नहीं जानते थे कि यह किस बारे में था। ठीक है, तो कब मिलना होगा उनसे? ऋतिक ने असहाय होकर अपने कंधे उचकाए और कहा, आज दोपहर 3 बजे मेन बिल्डिंग में। जब प्रोफेसर अविनाश ने यह सुनिश्चित कर लिया कि ऋतिक ठीक था, तो उन्होंने कोई और सवाल नहीं पूछा। थोड़ी देर तक ऋतिक के साथ बातचीत करने के बाद वो वहां से चले गए, क्योंकि एक प्रोफेसर के रूप में उन्हें अभी भी बहुत सी चीजें करनी बाकी थीं। तुम्हें क्या लगता है, लीडर्स मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? जब परी उसकी ओर बढ़ी तो ऋतिक ने उससे सवाल किया, क्या तुमने कुछ गलत किया था? परी ने ऋतिक को शक की नजरों से देखा और कहा, मैं क्या कर सकता हूं? ऋतिक ने अपना कंधा उचकाया, लेकिन अंदर ही अंदर उसे थोड़ी घबराहट हो रही थी। क्या ऐसा हो सकता है कि उन्हें पावर स्टेशन पर हुई घटना के पीछे के दोषी का पता चल गया हो? ऋतिक ने अपने मन ही मन कहा। जैसे ही वे दोनों मैदान की ओर चले, वहां पर पहले से ही काफी भीड़ जमा थी। वे सभी एक बड़ी स्क्रीन पर देख रहे थे। चलो हम भी एक नजर मारे। जब ऋतिक ने यह नजारा देखा तो वो भी एक्साइटेड हो गया। परी से यह कहने के बाद वे दोनों भीड़ की ओर चल दिए। स्क्रीन पर चौंकाने वाला नजारा दिख रहा था। जिले में जमे हुए जंगल में अचानक तापमान बढ़ गया, जिससे नदियां पिघल गई। यह एक 3D वीडियो था जिसे ड्रोन द्वारा लिया गया था और यह बेहद साफ था। वीडियो में एक जंगल दिख रहा था जो ढेर सारी आइस से सफेद रंग से ढका हुआ था। जमीन उन नदियों से घिरी हुई थी जो मूल रूप से जमी हुई थीं। पूरे नजारे को आइस और आइस की दुनिया के रूप में वर्णित किया जा सकता था। यहां पर क्या हो रहा है? जैसे ही ऋतिक ने अपनी आंखों के सामने का नजारा देखा तो वो भी चौंक गया। पुराने ऋतिक की जानकारी के अनुसार यह एरिया सालों से जमा हुआ था और पिछले 1 दशक से ऐसा ही था, लेकिन अब यह अचानक से पिघलने लग गया था। जब ऋतिक इसे करीब से देखा तो उसे अजीब से दिखने वाले प्राचीन पेड़ नजर आए जो केवल जमी हुई नदियों पर उगते थे, लेकिन वे प्राचीन पेड़ अब जमीन पर गिर गए थे और जमी हुई जमीन पर दरारें पड़ गई थीं। ऐसा लग रहा था मानो वो जगह टूटने वाली थी। जमी हुई नदियों के नीचे पिछली शताब्दी में हुए वायरल सर्वनाश से हजारों ज़ॉम्बीज, जिन्हें इन नदियों में सील कर दिया गया था। वहां पर कुछ वाकई भयानक जीव भी थे जिन्हें नीचे सील कर दिया गया था। क्या आइस पिघलने के बाद ये चीजें वास्तव में पुनर्जीवित हो जाएंगी? ऋतिक ने इसके बारे में सोचते ही अपनी आईब्रोज सिकोड़ ली। ऐसा इसलिए था क्योंकि इस आईसी जिले का नॉर्थ एरिया लॉरेंस एकेडमी के करीब था। हालांकि उनमें से बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने पहले उसका मजाक बनाया था, फिर भी वहां पर उसके बहुत से दोस्त और प्रोफेसर्स थे। अगर ये जीव वापस से जिंदा हो गए और उन्होंने उस दिशा में आगे बढ़ने का फैसला किया तो 100 के 100 मारे जाएंगे। यह इम्पॉसिबल है। परी ने अपने सामने स्क्रीन की ओर देखते ही अपनी आईब्रोज चढ़ा ली। क्या इम्पॉसिबल है? जब ऋतिक ने सुना कि उसने क्या कहा तो वो एक्साइटेड हो गया और उसने परी से सवाल किया। आमतौर पर यह जगह अचानक से पिघलना शुरू नहीं होगी। परी ने उसे जवाब दिया। इसके अलावा मैंने इसे अभी सैटेलाइट के माध्यम से जांचा था। उस एरिया के तापमान में ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ था। चूंकि यह सब अचानक से हुआ है, इसलिए मुझे लग रहा है कि इनके पीछे कोई है। तुम कहना चाहती हो कि यह किसी इंसान का काम हो सकता है? उसकी बात सुनकर ऋतिक में हैरानी के साथ कहा, अगर यह वास्तव में कोई इंसान कर रहा था तो यह सब करने के पीछे उस आदमी का क्या मकसद था? इस मामले की जांच के लिए वहां पर पहले से ही कोई और मौजूद होगा। ऐसा लग रहा था कि परी को पता चल गया था कि ऋतिक के मन में क्या था और उसने तुरंत उसे जवाब दिया। हां, ऋतिक ने सहमति में अपना सिर हिलाया। जब उनके आसपास मौजूद भीड़ ने यह खबर देखी तो वे भी हैरान रह गए, लेकिन उनमें से किसी को भी इसकी परवाह नहीं थी। चूंकि खबर दूसरी तरफ हो रही थी और इसका डेथ रीजन एकेडमी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरे शब्दों में कहे तो डेथ रीजन एकेडमी पृथ्वी पर सबसे सुरक्षित स्थानों में से एक थी।
3 बजने वाले हैं, मुझे अब जाना चाहिए। ऋतिक ने टाइम देखा और परी से कहा। ओके। परी ने हां में अपना सिर हिलाया। ऋतिक के चले जाने के बाद परी अभी भी अपने चेहरे पर शिकन के साथ स्क्रीन की ओर देख रही थी। फिर उसे इसमें कुछ अजीब सा एहसास हुआ और उसकी पुतलियां सिकुड़ गई। दूसरी ओर ऋतिक पहले से ही मेन बिल्डिंग की ओर चल रहा था। जैसे ही उसने अपने सामने एक ऊंची इमारत को देखा तो वो सरप्राइज रह गया। यह पहली बार था जब उसे यहां बुलाया गया था। प्रोफेसर अविनाश द्वारा बताई गई अपनी मंजिल की ओर चलने से पहले ऋतिक 1 सेकंड का समय इधर उधर देखने में लगाया। बिल्डिंग को साई-फाई तरीके से डिजाइन किया गया था और इमारत का पूरा आकार एक स्फीयर था। जैसे ही वो बिल्डिंग में एंटर हुआ, अंदर ज्यादा लोग नहीं थे। ऋतिक लिफ्ट से 21वीं मंजिल पर गया और उसने चांदी के विशाल दरवाजे देखे जो फिलहाल बंद थे। यही होना चाहिए। वो उसकी ओर चला और जैसे ही वो उसे धक्का देने वाला था, दरवाजा अपने आप ओपन हो गया। अंदर आ जाओ। इससे पहले कि ऋतिक को इस पर रिएक्ट देने का मौका मिलता, कमरे के अंदर से एक आवाज आई। उसने चारों ओर अच्छी तरह से देखा और पाया कि यह कमरा एक ऑफिस था जिसके चारों ओर बहुत सारे हथियार थे और पूरे कमरे में पेंटिंग भी लगी हुई थी। शुरुआत में ऋतिक ने सोचा था कि यह एक मीटिंग रूम होगा, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ भी हो सकता था। जैसे ही वो अंदर गया, उसने देखा कि कमरे में कुछ अधेड़ उम्र के आदमी थे और बीच में एक बुजुर्ग आदमी बैठा हुआ था। जब बुजुर्ग आदमी ने ऋतिक को देखा तो वो उसे ऐसे देख रहा था मानो वो ऋतिक का इंतजार कर रहा हो। गुड आफ्टरनून डीन अथर्व शर्मा। जब ऋतिक ने सफेद लंबे बाल वाले बुजुर्ग को ग्रीट किया तो वो चौंक गया। उसने प्रोफेसर अविनाश से सुना था कि डिप्टी डीन उससे मिलना चाहते थे, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि यह स्वयं डीन होंगे। जब उसने डीन को देखा तो ऋतिक शॉक हो गया था, क्योंकि ऋतिक को पता था कि यह बुजुर्ग बहुत पावरफुल आदमी था। तुमने वापस मिलकर अच्छा लगा। ऋतिक अपनी ही सोच में खोया हुआ था कि तभी ऋतिक के कानों में एक ठंडी आवाज सुनाई दी। जब ऋतिक उस दिशा में मुड़ा तो वो साफ साफ उस अधेड़ उम्र के आदमी को देख सकता था जो उसे घूर रहा था। मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता कि आप कौन से प्रोफेसर हैं, ऋतिक ने विनम्रतापूर्वक जवाब देते हुए मुस्कुराया। लेकिन अंदर ही अंदर ऋतिक का दिल डूब सा गया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके ठीक सामने खड़ा अधेड़ उम्र का आदमी वही आदमी था जिसने उसे पावर स्टेशन पर पकड़ने की कोशिश की थी। ऋतिक को याद आया कि उस रात वो एकदम काला गया था और इसलिए दूसरे आदमी के पास कोई सबूत नहीं होगा कि यह वही था। तुम शायद मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। ऋतिक से बात करते समय अधेड़ उम्र के आदमी ने व्यंग्य करते हुए कहा। पावर स्टेशन पर तुम ही थे, है ना? मुझे नहीं पता कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। ऋतिक ने असमंजस में अपना कंधा उचकाया और कहा। हालांकि यह बस एक सफेद झूठ था, लेकिन ऋतिक सच भी नहीं बोल सकता था, वरना भगवान जाने उसके साथ क्या होता। झूठ बोलना बंद करो लड़के। तुम्हारे शरीर की बनावट और तुम्हारी परसों की फाइट में इस्तेमाल की गई स्किल बिल्कुल वैसी ही थी जैसी तुमने पावर स्टेशन में इस्तेमाल को थी। यह देखकर कि ऋतिक उसकी बातों को गलत ठहरा रहा था तो अधेड़ उम्र का आदमी उस पर चिल्लाया। आपके पास सबूत कहां है? ऋतिक ने उस आदमी से सवाल करते हुए अपनी भवें ऊपर उठा ली। इस समाज में सब कुछ सबूतों के ऊपर डिपेंड करता है। सर, मुझे लगता है कि आपको गलत आदमी मिल गया है। ऋतिक ने अपने चेहरे से हिचकिचाहट को छिपाते हुए शांत आवाज में उस अधेड़ उम्र के आदमी से कहा। अंदर ही अंदर ऋतिक का दिल डूब सा गया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके ठीक सामने खड़ा अधेड़ उम्र का आदमी वही आदमी था जिसने उसे पावर स्टेशन पर पकड़ने की कोशिश की थी। ऋतिक को याद आया कि उस रात वो एकदम काला गया था और इसलिए दूसरे आदमी के पास कोई सबूत नहीं होगा कि यह वही था। तुम शायद मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। ऋतिक से बात करते समय अधेड़ उम्र के आदमी ने व्यंग्य करते हुए कहा। पावर स्टेशन पर तुम ही थे, है ना? मुझे नहीं पता कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। ऋतिक ने असमंजस में अपना कंधा उचकाया और कहा। झूठ बोलना बंद करो लड़के।
तुम्हारे शरीर की बनावट और तुम्हारी परसों की फाइट में इस्तेमाल की गई स्किल बिल्कुल वैसी ही थी जैसी तुमने पावर स्टेशन में इस्तेमाल की थी। यह देखकर कि ऋतिक उसकी बातों को गलत ठहरा रहा था, वो अधेड़ उम्र का आदमी उस पर चिल्लाया, आपके पास सबूत कहां है? ऋतिक ने उस आदमी से सवाल करते हुए अपनी भवें ऊपर उठा ली। इस समाज में सब कुछ सबूतों के ऊपर डिपेंड करता है। सर, मुझे लगता है कि आपको गलत आदमी मिल गया है। तुम जब अधेड़ उम्र के आदमी ने देखा कि ऋतिक कितना शांत था तो वो गुस्से में उछलने लगा। वो अभी अपनी जगह से खड़ा होने ही वाला था कि डीन अथर्व शर्मा जो उसके बगल में थे, उन्होंने धीरे से उसके कंधे को थपथपाया और उसे शांत होने के लिए कहा। उस अधेड़ उम्र के आदमी ऋतिक को घूर कर देखा और अपनी सीट पर लौट आया। तुम ऋतिक अल्हावत हो, क्या मैं सही हूं? तुम एक एक्सीलेंट वॉरियर हो। डीन अथर्व शर्मा ने धीरे से अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए ऋतिक से कहा, मैंने प्रोफेसर अविनाश से सुना कि आपने मुझे यहां बुलाया है ताकि हम मैच जीतने से मिलने वाले इनामों पर चर्चा कर सकें। ऋतिक ने डीन वैली की ओर रुख किया और बिना घबराए या डरे हुए सवाल किया, हां, हमें इसके लिए तुम्हारी क्लास को पुरस्कृत करना चाहिए, लेकिन उससे पहले कुछ ऐसा है जिस पर मैं तुम्हारे साथ चर्चा करना चाहता हूं। डीन अथर्व शर्मा ने ऋतिक को समझाते हुए अपना सिर हिलाया। आप किस बारे में बात करना चाहते हैं? ऋतिक ने अपने माथे पर शिकन के साथ कहा। इस बार वो महसूस कर सकता था कि यह उतना सरल नहीं था जितना उसने सोचा था। इतने सारे लीडर्स की मौजूदगी में ऐसा लगा जैसे उसने अपने आप को मुसीबत में डाल लिया हो। डीन अथर्व शर्मा ने अपने वग्गल में एक आदमी की ओर इशारा किया और उस आदमी ने जवाब में अपना सिर हिलाया। फिर उसने रिमोट कंट्रोल उठाया और एक बटन दबाया और तुरंत ही स्क्रीन पर एक वीडियो चलने लगी। वहां पर कुछ साफ साफ इमेजेस थी जो स्क्रीन पर नजर रही थी। ऋतिक ने स्क्रीन की ओर देखा और उसने पाया कि स्क्रीन पर एक परिचित वीडियो थी। यह तो वही जगह है, ऋतिक ने हैरानी के साथ मन ही मन कहा। अगर वो सही था तो वो जगह वही थी जहां उसे सजा के तौर पर अलग थलग कर दिया गया था। स्क्रीन पर वीडियो यह साफ दिखा रही थी कि कैसे उसका शरीर ऊपर से गिर रही लाइटनिंग की एनर्जी को लगातार अब्सॉर्ब कर रहा था। तुम अपने आप को लाइटनिंग के साथ ट्रेन करते हो। मैंने नहीं सोचा था कि हमारी एकेडमी में ऐसे टैलेंट वाला भी कोई होगा। जब डीन अथर्व शर्मा ऋतिक से बात कर रहे थे तब भी वो अपनी दाढ़ी को सहला रहे थे। इसके अलावा तुमने मेरे सभी थंडरबर्ड्स को घायल कर दिया। डीन, क्या आप इसके लिए मुझे दंडित करने की योजना बना रहे हैं? ऋतिक इस समय डरा नहीं था, बल्कि वो इस तरह शांत था मानो वो किसी चीज से नहीं डरता हो। फिर उसने अपने कंधे उचकाते हुए डीन अथर्व शर्मा से कहा, घबराओ नहीं, अभी तो आगे की वीडियो पर नजर डालो। डीन अथर्व शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा। उनकी बात सुनकर ऋतिक वापस से देखने लगा कि स्क्रीन पर क्या चल रहा था। इस बार पूरी स्क्रीन काली हो गई थी और उनके सामने का नजारा एकदम काला हो गया। वीडियो में एक काली शेडो थी जो तहखाने में एक ट्यूब के ऊपर बैठी थी। उसके पूरे शरीर में करंट दौड़ रहा था और यह बहुत ही भयानक नजारा था। लेकिन वो आदमी करंट की वजह से राख में नहीं बदला था। इसके बजाय केवल यही हुआ कि तेज करंट की चपेट में आने के बाद उसकी त्वचा काली हो गई थी। जब ऋतिक ने अपनी आंखों के सामने वो शेडो देखी तो उसकी पुतली अनियंत्रित रूप से अपने आप सिकुड़ गई। अब जो नजारा दिखाया जा रहा था वो उस समय का था जब वो रजत रस्तोगी के साथ पावर स्टेशन पर गया था। उसने सोचा था कि उसने अपने आसपास के सभी सुरक्षा कैमरे तोड़ दिए थे और उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि उस एरिया में कोई छिपा हुआ कैमरा भी मौजूद था। हालांकि हम साफ साफ नहीं देख सके कि यह आदमी कौन था, लेकिन इसके शरीर की बनावट एकदम तुम्हारे जैसा ही लग रही है। कुछ देर पहले बोलने वाले अधेड़ उम्र के आदमी ने एक बार फिर कहा। जब उन्होंने मैच के दौरान मंच पर ऋतिक को देखा था तो उन्हें लगा कि यह लड़का परिचित लग रहा था। फिर जब ऋतिक ने अपनी मिरर इमेज स्किल को कास्ट किया था तो उनका शक और बढ़ गया था। अगर सच कहा जाए तो जैसे ही उन्होंने उस इमेज की डिजिटल रूप से तुलना की थी तो उन्हें पता चल गया था कि जिस आदमी को उस रात बिजली का झटका लगा था वो ऋतिक ही था।
तुम अभी भी इसे नकारने की कोशिश कर रहे हो? उस अधेड़ उम्र के आदमी ने ऋतिक की ओर घूर कर देखा और कहा। वो अभी भी इस बात से नाराज थे कि ऋतिक उसी रात भाग गया था। उनकी नजरों में यह शर्मिंदगी की बात थी कि उन्होंने एक स्टूडेंट को खो दिया था जिसे वो पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। हां, वो मैं होता, ऋतिक ने अपने चेहरे पर बिना किसी भाव के साथ कहा। चूंकि उनके पास पहले से ही सारे सबूत थे, इसलिए अगर वो इससे इनकार करता रहा तो इसका कोई मतलब नहीं होगा। लेकिन सर, मुझे नहीं लगता कि आप मुझे यहां इसलिए लाए हैं ताकि आप मुझसे इस बारे में बात कर सकें, ऋतिक ने कुछ सोचते हुए कहा। तुम अपने डीन से इस तरह बात नहीं कर सकते। लड़के, ऋतिक की बात सुनकर वो अधेड़ उम्र का आदमी जो पहले से ही उससे नाराज था, उसने ऋतिक से चिल्लाते हुए कहा और उसकी ओर बढ़ने लगा। बैठ जाओ। तभी कमरे में डीन अथर्व शर्मा की आवाज गूंजी और अधेड़ उम्र का आदमी बिना कुछ कहे जल्दी से अपनी सीट पर वापस आ गया। आफ्टर ऑल, उसकी इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो डीन के ऑर्डर को नकार सके, इसलिए तो चुपचाप बिना एक भी शब्द कहे अपनी जगह पर आकार बैठ गया। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुमने जो किया है वो हमारे लिए तुम्हें एकेडमी से निकालने के लिए काफी है, डीन अथर्व शर्मा ने ऋतिक से कहा। लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे, ऋतिक ने चेहरे पर हल्की सी स्माइल के साथ कहा। अगर आपको मुझे निकालना ही होता तो आप मुझसे यहां मिलना नहीं चाहते। हा, तुम बहुत स्मार्ट हो। ऋतिक का जवाब सुनने के बाद डीन अथर्व शर्मा मुस्कुराने लगे। तुम ठीक कह रहे हो, मैं तुम्हें बाहर नहीं निकालूंगा, लेकिन एक शर्त पर, डीन अथर्व शर्मा ने अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहा। ऋतिक ने संदेह से अपनी आंखें सिकोड़ लीं और उनसे सवाल किया, किस शर्त पर? अब उसके लिए एकेडमी छोड़ना असंभव होगा, क्योंकि यही एकमात्र ऐसी जगह थी जहां ऐसे रिसोर्सेज थे जो उसे आगे बढ़ने में मदद कर सकते थे। साथ ही वे उसे सजा देने की कोशिश भी नहीं कर रहे थे, या शायद कुछ ऐसा था जो वो लोग ऋतिक से चाहते थे। तुम्हें एक मिशन पूरा करना होगा। डीन अथर्व शर्मा ने अपनी एक उंगली उठाई और ऋतिक से कहा, ऐसा कौन सा मिशन हो सकता है जिसे डीन को मेरे जैसे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट से पूरा करवाना होगा? ऋतिक ने मुस्कुराते हुए सवाल किया, लेकिन वास्तव में वो इस खबर से काफी हैरान था। डीन अथर्व शर्मा जो उसके सामने बैठे थे, वो रैंक 9 के टॉप वॉरियर थे। मिशन कितना ही कठिन हो सकता था कि उनके जैसे पावरफुल आदमी को ऋतिक की मदद की जरूरत होगी। ऋतिक को समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों था। लड़के, तुम डीन से थोड़ा अच्छे से पेश आओ। पहले वाला अधेड़ उम्र का आदमी अब ऋतिक से बहुत नाखुश था और उसने फिर से चिल्लाना शुरू कर दिया। आफ्टर ऑल, एक मामूली लड़का होते हुए भी डीन अथर्व शर्मा उसे इतना भावजो से रहे थे। साथ ही उसे अपनी थोड़ी इंसल्ट भी महसूस हो रही थी। हालांकि डीन अथर्व शर्मा ने उसे नजरअंदाज कर दिया और ऋतिक से बात करना जारी रखा। एक जगह है जहां हम में से कोई भी नहीं जा सकता। आप नहीं जा सकते, ऐसी कौन सी जगह है? ऋतिक ने हल्की कंफ्यूजन के साथ सवाल किया। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि डीन किस जगह के बारे बात कर रहे थे। मिस्टर डीन! ऐसा लग रहा था जैसे उनके आसपास के सभी लोग उसी समय के बारे में सोच रहे थे, और जैसे ही उन्होंने डीन की ओर देखा तो उनके भावों में एक बदलाव आ गया। उनके रिएक्शन से ऋतिक और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। डीन ऐसा क्या कर रहे थे जिससे वे इतने चिंतित हो गए थे, जिससे वे सभी इतने घबराए हुए भी नजर आ रहे थे? इसके बारे में चिंता मत करो। ऋतिक की ओर मुड़ने से पहले डीन अथर्व शर्मा ने बाकी लोगों की ओर अपना हाथ हिलाया। वो जगह नीचे मौजूद है। जमीन के नीचे? जब ऋतिक ने डीन को जमीन की ओर इशारा करते हुए देखा तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया। जिस जगह पर हमारी एकेडमी बनी हुई है वो वास्तव में एक आइलैंड है। डीन ने अपनी दाढ़ी को धीरे से सहलाते हुए जवाब दिया। तो मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि इस आइलैंड के नीचे कुछ मौजूद है? ऋतिक ने जो सुना उससे वो शॉक्ड रह गया था और फिर उसने आगे सवाल किया। हां, हमारे रडार से जमीन के नीचे एक विशेष प्रकार की एनर्जी की हलचलें महसूस होती है। तुम्हें बस उसे तलाशना होगा और उसे बर्बाद करना होगा। ऋतिक से यह कहते समय डीन अथर्व शर्मा का चेहरा एकदम गंभीर हो गया था। यहां इस एकेडमी में बहुत सारे पावरफुल लोग हैं
फिर आपको मेरी ही जरूरत क्यों है? ऋतिक ने असमंजस में उनसे सवाल किया। यह जरूरी है क्योंकि तुम ज्यादा पावरफुल नहीं हो। जब ऋतिक ने डीन का जवाब सुना तो उसकी आंखें सदमे से फैल गई। डीन अथर्व शर्मा का यह कहने का क्या मतलब था कि वो ज्यादा पावरफुल नहीं था? यह बूढ़ा आदमी क्या उसका मजाक बना रहा था? तुम्हें चीन करने की जरूरत नहीं है। डीन अथर्व शर्मा को पता था कि ऋतिक के दिमाग में क्या चल रहा था, इसलिए उन्होंने आगे कहा, आइलैंड के नीचे बहुत सारे इवॉल्व मॉन्स्टर्स हैं और उनमें से कुछ ज्यादा ही संवेदनशील है। जब भी उन्हें किसी स्ट्रांग पावरफुल वॉरियर का एहसास होता है तो वे उग्र हो जाते हैं और इससे बहुत सारी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। हालांकि तुम्हारी क्षमताओं के साथ यह न तो बहुत पावरफुल है और न ही बहुत कमजोर। साथ ही अपनी यूनिक स्किल्स के साथ तुम सबसे बेस्ट वॉरियर को इस काम को करने के लिए। इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? डीन की बात सुनकर ऋतिक ने कुछ देर इसके बारे में सोचा और सवाल किया, नालायक लड़के, क्या तुम अभी भी कुछ और मांगने की हिम्मत कर रहे हो? इससे पहले तुमने जो किया वो हमारे लिए तुम्हें इस एकेडमी से बाहर निकालने के लिए काफी था। जब उस अधेड़ उम्र के आदमी ने ऋतिक को मिशन के बदले में कुछ मांगते हुए सुना तो उसने मेज पर जोर से मुक्का मारा और ऋतिक पर चिल्लाया, लेकिन ऋतिक ने उसे नजरअंदाज कर दिया और वो केवल डीन की ओर ही देख रहा था। ठीक है, जब तक तुम मिशन पूरा कर लेते हो तुम जो चाहे मांग सकते हो, ऋतिक से वादा करते हुए डीन वैली मुस्कुराए। डीन! जब बाकी लोगों ने डीन अथर्व शर्मा का वादा सुना तो वे दंग रह गए। उनकी राय में डीन अथर्व शर्मा वास्तव में ऋतिक के प्रति काफी दयालु हो रहे थे। आफ्टर ऑल ऋतिक ने पावर स्टेशन को लगभग बर्बाद कर दिया था। अगर इस पर गौर किया जाए तो ऋतिक को कड़ी सजा देने के लिए यह काफी होगा। मुझे ठीक ठीक बताइए कि क्या करना है? ऋतिक ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और डीन अथर्व शर्मा से कहा। वो भी इस समय थोड़ा थोड़ा हैरान था। उसे उम्मीद नहीं थी कि डीन अथर्व शर्मा आसानी से उसकी बात के लिए राजी हो जाएंगे। डेथ रीजन एकेडमी में बहुत सारे कीमती खजाने थे और उन्होंने वास्तव में उसे वो 100 देने का वादा किया था जो वो चाहता था। शनिवार को मौसम तुम्हारे नीचे जाने के लिए बिल्कुल ठीक रहेगा। समय आने पर मैं तुम्हें इसके बारे में कुछ जरूरी जानकारी बताऊंगा। डीन अथर्व शर्मा ने उसकी दाढ़ी को छुआ और कहा, डीन, क्या आप सचमुच इस बच्चे को जाने देंगे? इस समय वहां मौजूद लोग डीन अथर्व शर्मा से कानाफुसी करने लग गए थे। ऋतिक के कान बहुत ज्यादा तेज थे। इस बात को लेकर उनके हाव भाव और लहजा देखकर उसे काफी एक्साइटमेंट हो रही थी। ये लोग इस मामले को इतनी गंभीरता से क्यों ले रहे हैं? क्या इस आइलैंड के नीचे वास्तव में कुछ ऐसा है जिसके बारे में किसी को नहीं पता? इस विचार के साथ ऋतिक और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। ठीक है, पहले तुम सब वापस जाओ, मुझे उससे कुछ बात करनी है। उन लोगों की कमेंट्स सुनने के बाद डीन अथर्व शर्मा ने अपनी दाढ़ी को रगड़ा और फिर मुस्कुराते हुए जोर से कहा, ठीक है मिस्टर डीन, हम अभी जाते हैं। वे लोग आगे भी कुछ कहना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने डीन अथर्व शर्मा की बात सुनी तो ज्यादा कुछ नहीं कह सके। फिर उन्होंने सिर हिलाया और दरवाजे की ओर चले गए। वही वो अधेड़ उम्र का आदमी जाने से पहले अभी भी ऋतिक को कड़ी नजर से देख रहा था। उसका तो मन कर रहा था कि ऋतिक को अब भी पनिशमेंट दे दे, लेकिन डीन के सामने वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता था। बैंग! उन लोगों के वहां से जाने के बाद गेट तुरंत बंद हो गया। ऋतिक ने डीन अथर्व शर्मा की ओर देखा, जो कुर्सी पर आराम से बैठे थे, लेकिन अगले ही पल वो ऋतिक के सामने आ गए और तभी ऋतिक ने अपनी आंखों के सामने एक ठंडी रोशनी चमकती हुई देखी। वोम! अगले ही पल डीन अथर्व शर्मा के खंजर से ऋतिक का पूरा शरीर आधा कट गया। यह इतना खराब भी नहीं था। तभी डीन अथर्व शर्मा पीछे मुड़े और उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आप मुझे मारना चाहते हो? तभी अचानक से ऋतिक की आकृति पीछे नजर आई और वो थोड़ा वेदम होकर डीन अथर्व शर्मा की ओर चिल्लाया। इस बूढ़े आदमी की ताकत पावर भयानक थी। अगर ऋतिक ने तेजी से रिएक्ट नहीं किया होता और मिरर इमेज का इस्तेमाल नहीं किया होता तो वो अब तक मारा गया होता। डीन अथर्व शर्मा
किसी भी हथियार का इस्तेमाल नहीं किया था। उन्होंने बस अपनी उंगलियों को एनर्जी में मिलाकर एक पावरफुल खंजर में बदल दिया था। इस पावरफुल ताकत ने ऋतिक की पीठ में सिहरन पैदा कर दी थी। अगर मैं तुम्हें मारना चाहूं तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम अभी भी यहां खड़े रह सकते हो? डीन अथर्व शर्मा ने ऋतिक की ओर देखा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, आप आखिर क्या चाहते हैं? ऋतिक इस समय और ज्यादा सतर्क हो गया था और उसने उससे जोर से कहा। उसके सामने बूढ़ा आदमी निश्चित रूप से एक बूढ़ा राक्षस था। वो नहीं जानता था कि वो कितना स्ट्रांग था, लेकिन ऋतिक की मौजूदा पावर के साथ, यहां तक कि सिस्टम के साथ भी, वो उससे निपटने में सक्षम नहीं होगा। जीतने की संभावना लगभग शून्य थी। इतना घबराओ मत, ये तो बस एक छोटा सा खेल था। पहले बैठ जाओ, डीन अथर्व शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा। ऋतिक अभी भी उन्हें चिंतित भाव से देख रहा था, लेकिन फिर उसने इसके बारे में सोचा और महसूस किया कि उसकी पावर शायद उनके लिए कुछ भी नहीं थी। यह सोचकर उसे एक राहत मिली और वो सोफे पर जाकर बैठ गया। फिर उसने किनारे पर रखी चाय को पीना स्टार्ट कर दिया। ऋतिक को अचानक इतना लापरवाह और निडर होते देखकर डीन अथर्व शर्मा चौंक गए और उन्होंने हंसते हुए कहा, तुम मुझसे काफी निडर हो। क्या तुम जानते हो, मैंने तुम्हारे बारे में डेथ रीजन एकेडमी में आने से पहले सुना था और कुछ दिन पहले किसी ने मुझसे तुम्हारा जिक्र किया था। डीन अथर्व शर्मा ऋतिक के सामने बैठ गए और फिर उन्होंने चेहरे पर स्माइल के सह कहा, आपने मेरे बारे में सुना था? जब ऋतिक ने डीन अथर्व शर्मा की बात सुनी तो वो शौक होने से अपने आप को नहीं रोक सका। कुछ दिन पहले उस बूढ़े मित्तल के साथ बातचीत करते समय उसने अचानक तुम्हारा नाम लेकर कहा कि तुम अच्छी ताकत के साथ एक पावरफुल वॉरियर बनोगे। डीन अथर्व शर्मा ने ऋतिक को सीधे तौर पर जवाब नहीं दिया था, लेकिन उन्होंने अपने आप में यह कहा था, बूढ़े मित्तल? ऋतिक ने अपने दिमाग में इस नाम की स्मृति की तलाश करते हुए अपनी आईब्रोज चढ़ा दी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो इस नाम को बिल्कुल भी नहीं जानता था। एल्डर नागेश मित्तल? लेकिन अगले ही पल ऋतिक कुछ सोचने लगा और फिर अचानक से उसे कुछ याद आया। हां, ये वही है। उस बूढ़े आदमी ने आपको मेरे बारे में बताया था। ऋतिक को तुरंत याद आया कि जब वो डेथ रीजन एकेडमी की ब्रांच में था तो क्या हुआ था। बूढ़े आदमी की ताकत बहुत स्ट्रांग थी, शायद डीन अथर्व शर्मा से भी ज्यादा। उन्होंने कहा कि तुम बहुत दिलचस्प इंसान हो। डीन अथर्व शर्मा ने उसकी दाढ़ी को छुआ, फिर मुस्कुराते हुए कहा, पहले एक और इंसान था जिसने मुझसे तुम्हारी देखभाल करने के लिए कहा था, वरना क्या तुम्हें लगता है कि मैन पावर स्टेशन को नष्ट करने का मामला इतनी आसानी से साफ हो सकता है? डीन अथर्व शर्मा ने ऋतिक की ओर देखा और कहा, अहम। डीन अथर्व शर्मा की बात सुनकर ऋतिक ने शर्मिंदगी से अपना गला साफ करने लगा। लेकिन वो आदमी कौन है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं? ऋतिक थोड़ा उत्सुक था, यह जानने के लिए कि वास्तव में कोई ऐसा आदमी था जिसे वो जानता था, जो डीन अथर्व शर्मा को भी जानता था। यहां तक कि उसने डीन अथर्व शर्मा से उनका ख्याल रखने के लिए भी कहा था। ऋतिक की यादों में ऐसी महान क्षमता वाला कोई आदमी नहीं था। तुम सच में नहीं जानते? डीन अथर्व शर्मा ने ऋतिक की ओर देखा और फिर अजीब से एक्सप्रेशन के साथ कहा, मुझे नहीं पता। ऋतिक ने अपना सिर हिलाया। क्या यह लॉरेंस एकेडमी से मेरे कोई गुरु हो सकते हैं? नहीं, यह नहीं हो सकता, ऋतिक ने मन ही मन कहा। तुम्हें आगे अपने आप पता चल जाएगा। डीन अथर्व शर्मा ने इस समय ऋतिक से ज्यादा कुछ नहीं कहा। वो मुस्कुराए और फिर खड़े होकर डेथ रीजन एकेडमी के गेट पर लगी फ्रांसीसी खिड़की से बाहर का नजारा देखने लगे। फिर उन्होंने ऋतिक से कहा, इस बार तुमने नॉर्थ कैंपस की क्लास 1 को हराया और तुम्हारे पास पहले से ही 10 स्टार पॉइंट्स हैं। तुम्हें क्या इनाम चाहिए? क्या यह इनाम मेरे और मेरे क्लासमेट्स के लिए है? उनकी बात सुनकर ऋतिक ने उनसे सवाल किया, तो तुम्हें अपने क्लासमेट्स की परवाह भी है? डीन अथर्व शर्मा ने मुड़कर ऋतिक की ओर देखा, फिर हां में अपना सिर हिलाया। तुम्हारी क्लास के लोगों को वेस्ट रिसोर्सेज दिए जाएंगे और इसके अलावा जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था उन्हें अलग से इनाम दिया जाएगा। लेकिन इन मैचेस में तुमसे वेस्ट परफॉर्म किया था, इसलिए तुम्हें अलग से एक इनाम दिया जाएगा। अलग से इनाम दिया जाएगा?
यह सुनकर ऋतिक की आंखों में एक चमक आ गई, लेकिन जब वो कुछ कहने ही वाला था कि तभी उसने डीन अथर्व शर्मा को कुछ करते हुए देखा। ठीक उसी समय उनका हाथ वगल की मेज पर पड़ा और एक क्लिक हुई। ऋतिक एक पल के लिए दंग रह गया और फिर उसने सामने की ओर देखा और उसे वहां की दीवार ओपन होती हुई दिखाई दी। किसी नॉर्मल दरवाजे की तरह हो धीरे धीरे ओपन हो रही थी। यह नजारा देखकर ऋतिक की आंखें बड़ी हो गईं। वास्तव में यहां पर एक गुप्त कमरा था। यहां आओ। डीन अथर्व शर्मा ने अपनी दाढ़ी को छुआ, फिर मुस्कुराते हुए ऋतिक से कहा। ऋतिक ने हां में अपना सिर हिलाया और फिर वो वहां पर चला गया। उसकी आंखें इस समय जिज्ञासा से भर गई थी। क्या यह डीन का छोटा खजाना हो सकता है? ऋतिक ने कुछ सोचते हुए मन ही मन कहा, पा पा पा। जैसे ही डीन अथर्व शर्मा अंदर आए, अंदर एक आवाज हुई और जल्द ही अंदर की जगह जगमगा उठी। अपने आसपास की चीजों को स्पष्ट रूप से देखने के बाद ऋतिक की आंखें शौक में बड़ी हो गईं। चारों ओर कई कांच की अलमारियां थीं और वे कांच की अलमारियां हाईटेक मटेरियल से बनी थीं, जिनमें कई स्किल कार्ड थे। वे सभी डायमंड स्किल्स थी। वही दूसरे कांच की कैबिनेट पर जीन क्रिस्टल, हथियार, कॉम्बैट सूट वगैरह मौजूद थे। सब कुछ 100 से कीमती लग रहा था। यह साफ था कि वे सामान्य नहीं थे। ये एक खजाना है। इन चीजों को देखने के बाद ऋतिक चिल्लाए बिना नहीं रह सका। पिछले नियमों के अनुसार क्लास में 10 स्टार पॉइंट पाने वाले हर एक स्टूडेंट को 50,000 पॉइंट्स मिलेंगे और वो एक गोल्ड स्किल कार्ड भी चुन सकते हैं। वही फाइट में भाग लेने वाले 5 लोगों को 50,000 पॉइंट्स के अलावा भी कई कीमती चीजें हासिल होंगी। डीन अथर्व शर्मा ने ऋतिक की चौंकी हुई निगाहों को देखा और अपना सिर हिलाया। आखिर ये चीजें उनका कलेक्शन था और इस समय वो थोड़ा प्राउडफुल दिख रहे थे। तुम्हारी परफॉर्मेंस काफी वेस्ट थी, इसलिए मैं तुम्हें अपने खजानों में से एक चीज चुनने दूंगा। डीन अथर्व शर्मा ने मुस्कुराते हुए ऋतिक से कहा। नहीं। उनकी बात पर ऋतिक ने न में अपना सिर हिला दिया। क्यों नहीं? डीन अथर्व शर्मा ने अपनी भवें ऊपर उठाई और मुस्कुराते हुए कहा, यह तो गलत है। हम में से 5 लोगों ने कंपटीशन में भाग लिया था। क्या हम सभी 5 को रिवॉर्ड नहीं मिलना चाहिए? ऋतिक ने डीन अथर्व शर्मा की ओर देखा और कहा, तुम अच्छे। उसकी बात सुनकर डीन अथर्व शर्मा बेवसी से मुस्कुराने लगे, लेकिन फिर उन्होंने दृढ़ता से कहा, यह केवल तुम्हारे लिए है, उनके लिए नहीं। ऐसा क्यों? ऋतिक ने अपनी आईब्रोज सिकोड़ते हुए सवाल किया। तुम एक एक्सेप्शन हो और तुम उन सभी से टैलेंटेड भी हो, इसलिए यह इनाम केवल तुम्हारे लिए है। डीन अथर्व शर्मा ने कहा। ऋतिक अभी भी कुछ कहना चाहता था, लेकिन डीन अथर्व शर्मा ने अपना हाथ लहराया और कहा, जल्दी करो, तुम केवल एक को चुन सकते हो, समय समाप्त हो रहा है। ऋतिक उनसे पूछना चाहता था कि उन्हें उसकी देखभाल करने के लिए किसने कहा था, लेकिन डीन अथर्व शर्मा को ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ भी कहना नहीं चाहता था, इसलिए ऋतिक असहाय था। ठीक है, ऋतिक ने असहाय होकर आह एक भरी, फिर अपने चारों ओर देखने लगा। जीन क्रिस्टल की अभी उसे 100 से ज्यादा जरूरत नहीं थी। वैटल सूट उसकी कुछ हमलों से रक्षा कर सकते थे, लेकिन उसके पास मिरर इमेज थी, इसलिए उसने इन चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हथियार तो और भी ज्यादा बेकार थे। स्किल कार्ड। ऋतिक ने उन स्किल कार्ड्स को ध्यान से देखा। अब जब वो रैंक 6 पर था, तो 100 से जरूरी बात यह थी कि उसे वेस्ट स्किल की जरूरत थी। आखिरकार वो अभी केवल डायमंड बॉडी स्किल कार्ड का इस्तेमाल कर सकता था, और हालांकि हेवेनली ड्रैगन ब्रेक्स द सिटी डायमंड स्किल के बराबर थी, लेकिन असली डायमंड स्किल अभी भी ज्यादा पावरफुल थी। उसकी एज ऑफ फिनिक्स स्किल भी अब इवोल्व होकर डायमंड के लेवल तक पहुंच गई थी, लेकिन ऋतिक ने अभी तक उसमें महारत हासिल नहीं की थी, इसलिए अभी उसे इस स्किल को पूरी तरह से सीखने की जरूरत थी। मेरे पास बहुत सारे भाला स्किल कार्ड नहीं है। ऐसा लग रहा था कि डीन अथर्व शर्मा को पता चल गया था कि ऋतिक क्या खोजना चाहता था, और उसने इस समय मुस्कुराते हुए कहा, हाँ। ऋतिक ने हां में अपना सिर हिलाया। डीन अथर्व शर्मा सही थे। उनके पास ज्यादातर स्वॉर्ड और खंजर की स्किल्स थी। केवल 7 या 8 भाला टाइप स्किल कार्ड थे, और वे ऋतिक के लिए
ज्यादा यूजफुल नहीं लग रहे थे। तब तो मुझे यह चाहिए। काफी देर तक ध्यान से हर तरफ देखने के बाद ऋतिक ने एक भाला टाइप डायमंड स्किल कार्ड को चुन लिया। ओ, डीन अथर्व शर्मा ने उस डायमंड स्किल कार्ड को देखा जिसे ऋतिक ने पकड़ रखा था, और वे थोड़ा हैरान रह गए। लेकिन इस समय उन्होंने मुस्कुराते हुए ऋतिक से कहा, लेकिन यह तुम्हारे लिए ज्यादा यूजफुल नहीं होगा, ओके? लेकिन मुझे यही चाहिए। अगर और कुछ नहीं है तो मैं अब जाना चाहूंगा। ऋतिक ने डायमंड स्किल कार्ड को अपनी जेब में रखा और कहा, रुको, क्या तुम विक्रम के बारे में जानना नहीं चाहते? जब डीन अथर्व शर्मा ने ऋतिक को जाते हुए देखा तो उन्होंने उसे रोकते हुए कहा। डीन अथर्व शर्मा की बात सुनकर ऋतिक तुरंत रुक गया। फिर उसने डीन अथर्व शर्मा की ओर देखा और कहा, आप क्या जानते हैं? मैं तुम्हें उसके बारे में कुछ बता सकता हूं। डीन अथर्व शर्मा ने अपने मुंह के कोने ऊपर उठाए और कहा, शर्तें क्या हैं? ऋतिक को पता नहीं क्यों, लेकिन डीन अथर्व शर्मा की मुस्कुराहट देखकर उसे लगा कि यह बूढ़ा लोमड़ी उसके खिलाफ कुछ योजना बनाना चाहता था, और वो सावधान हो गया। मैं इसे तुम्हें मुफ्त में दूंगा। ऋतिक की सतर्क नजरें देखकर डीन अथर्व शर्मा हंसने लगे और उन्होंने ऋतिक से कहा, इस बार तुमने उसे हरा दिया। वो शायद इसे जाने नहीं देगा। वो स्काई सिटी में राजपूत फैमिली से है, और इसके अलावा उसकी एक और पहचान है। वो हमारी डेथ रीजन एकेडमी के 5 फाउंडर्स में से एक का ट्रेनी है। डीन ने थोड़ी गंभीर आवाज में ऋतिक से कहा। डीन अथर्व शर्मा ने जो कहा उसे सुनकर ऋतिक की आईब्रोज सिकुड़ गई। ऋतिक ने डेथ रीजन एकेडमी में पहले ही इनमें से 2 एल्डर्स की पावर देख ली थी, इसलिए बाकी 3 भी निश्चित रूप से नॉर्मल नहीं होंगे। इस आदमी का बैकग्राउंड काफी स्ट्रांग है, ऋतिक ने मन ही मन कहा। फिर उसने डीन की ओर देखते हुए आगे कहा, तो क्या हुआ? क्या मुझे उससे डरना चाहिए? मैं बस तुम्हें याद दिलाना चाहता था। इस बार तुमने उसे सबके सामने हरा दिया, शायद अब वो तुम्हारे पीछे आएगा। डीन अथर्व शर्मा ने अपनी दाढ़ी को छुआ और कहा, समस्या का हमेशा एक समाधान होता है। ऋतिक ने अपने चेहरे पर बिना किसी डर के लेकिन बेरहमी के साथ कहा। फिर वो पीछे पलटा और दरवाजे से बाहर निकल गया। शायद तुम आगे की प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए तैयार हो। डीन अथर्व शर्मा ने ऋतिक को देखा जो जा वहां से रहा था। फिर उन्होंने दाढ़ी पर हाथ फेरा और अपने आप से कहा। तभी उन्होंने अपने बगल में एक बटन दबाया और ऋतिक की जानकारी वाली एक स्क्रीन तुरंत उनके सामने आ गई। उस जानकारी में यह भी शामिल था कि ऋतिक का जन्म कब हुआ था। यह देखकर डीन अथर्व शर्मा की आंखें सिकुड़ गई। कुछ महीनों में वो एक लो लेवल के वॉरियर से रैंक 6 का वॉरियर बन गया। यह तो वास्तव में काफी दिलचस्प है। उसने यह कैसे किया होगा? अब तो मैं भी देखना चाहता हूं कि वो कितना आगे बढ़ सकता है। डेथ रीजन एकेडमी की मेन बिल्डिंग को छोड़ने के बाद ऋतिक अपने ट्रेनिंग रूम में लौट आया। क्लास मॉनिटर। जब ऋतिक वहां पर आया तो तेजस और बाकी सभी लोग काफी एक्साइटेड हो गए। तुम ठीक हो? तेजस ने ऋतिक के पास जाते हुए उससे सवाल किया। हां, क्लास मॉनिटर, क्या आप पहले आराम करना चाहते हैं? तभी क्लास के एक और लड़के ने ऋतिक से सवाल किया। मैं ठीक हूं। जब ऋतिक ने अपने क्लासमेट्स की केयरिंग भरी बातें सुनी तो वो थोड़ा मुस्कुराया और फिर उसने हां में अपना सिर हिला दिया। मैं सभी को एक अच्छी खबर सुनाता हूं। इस बार का इनाम हर एक के लिए 50,000 पॉइंट्स हैं और साथ में एक गोल्ड स्किल कार्ड भी। इसके अलावा जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था उन्हें 1 लाख पॉइंट्स मिलेंगे। ऋतिक ने उनकी ओर देखा और कहा, क्या सच में? वाह, 50,000 पॉइंट्स अंक और एक स्किल कार्ड। इस समय हर कोई काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। 50,000 पॉइंट्स काफी ज्यादा थे और इनके बदले बहुत सी चीजें ली जा सकती थीं। अगर कोई इन्हें धीरे धीरे इस्तेमाल करेगा तो यह लंबे समय तक चलने के लिए काफी होगा। लेकिन यह इनाम केवल क्लास 1 को दिया गया था। आफ्टर ऑल लोगों को तैयार करने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज की जरूरत होती थी, लेकिन एकेडमी के लीडर्स को उम्मीद नहीं थी कि यह इनाम क्लास 1 को भी मिल सकता था। वैसे क्या तुमने परी को देखा है? ऋतिक ने तेजस से पूछा, जो उसके बगल में खड़ा था। नहीं, तेजस ने न में अपना सिर हिलाया
और कहा, आमतौर पर इस समय वो अंदर ग्रेविटी रूम में प्रैक्टिस कर रही होती थी, लेकिन मैंने उसे आज नहीं देखा। उसकी बात सुनकर ऋतिक एक पल के लिए दंग रह गया। फिर उसने अपना सिर हिलाया और ग्रेविटी रूम में चला गया। क्या तुम साथ आना चाहोगे? ऋतिक ने तेजस और उसके पीछे मौजूद बाकी लोगों की ओर देखा और सवाल किया। नहीं नहीं, तुम अकेले जाओ। जब तेजस और बाकी लोगों ने ऋतिक के शब्द सुने तो उनका सिर झुनझुने की तरह हिल गया। ऋतिक ने कई गुना ज्यादा ग्रेविटी की कंडीशन में ट्रेनिंग ले रखी थी। ऐसे में वो उन्हें अपने साथ ले जाकर जान से मारना चाहता था क्या? ग्रेविटी रूम में एंटर करने और दरवाजा बंद करने के बाद ऋतिक ने ग्रेविटी सिस्टम को सीधे एक्टिवेट नहीं किया, बल्कि जमीन पर क्रॉस लेग करके बैठ गया और अपने दिमाग में सिस्टम इंटरफेस में एंटर कर गया। जब ऋतिक ने अपने सिस्टम में एंटर किया तो उसने देखा कि उसके पास 2 लॉटरी पड़ी थी। ऋतिक ने कुछ देर सोचा और सीधे लॉटरी ड्रा इंटरफेस पर चला गया। यह अभी भी पहले जैसा ही था, ज्यादा अंतर नहीं था और वहां पर कोई कीमती रिवॉर्ड्स भी नहीं थे। ऋतिक ने कुछ देर इस बारे में सोचा और फिर वो लॉटरी कार्ड को इस्तेमाल करने लगा। जल्द ही जैसे ही व्हील तेजी से घूमा, ऋतिक ने सिस्टम से एक तेज आवाज सुनी। डिंग, आपने जीन क्रिस्टल्स हासिल किए हैं। शिट! हालांकि वो जानता था कि अच्छी चीजें मिलने की संभावना बहुत कम थी, लेकिन ये जीन क्रिस्टल और ऋतिक के लिए किसी काम के नहीं थे। इस विचार के साथ ऋतिक अंदर ही अंदर कोसने के अलावा कुछ नहीं कर सका। डिंग, आपने बैटल सूट सिल्वर लेपर्ड आर्मर हासिल किया है। लेकिन जब दूसरे आइटम का सिस्टम नोटिफिकेशन ऋतिक के कानों तक पहुंचा तो ऋतिक दंग रह गया। सिल्वर लेपर्ड आर्मर। इससे पहले कि ऋतिक रिएक्ट कर पाता, उसने हवा में एक चमकदार रोशनी चमकती देखी। ठीक उसी समय जीन क्रिस्टल का एक पैकेट हवा में दिखाई दिया, फिर सीधे जमीन पर गिर गया। लेकिन इस समय ऋतिक को इसकी परवाह नहीं थी, क्योंकि जब जीन क्रिस्टल का यह पैकेट जमीन पर गिरा तो ऋतिक को साफ साफ एक आर्मर सूट नीचे आते हुए दिखाई दे रहा था। यह थोड़ा भारी है। यह एक आर्मर था जो कुछ कुछ चेन कवच जैसा नजर आ रहा था। सूट सिल्वर रंग का था और उस पर लेपर्ड का प्रिंट बना हुआ था। यह एक रॉयल वेटल सूट की तरह ही लग रहा था। सुपर आई लेपर्ड प्रिंट वेटल सूट। इसे पहनने पर आपकी पावर और स्पीड कई गुना बढ़ जाएगी। अब सुपर आई के अपग्रेड के बाद वो न केवल इवॉल्व मॉन्स्टर्स का, बल्कि वेटल सूट और हथियारों का भी एनालिसिस कर सकती थी। इसलिए ऋतिक ने अपनी सुपर आई स्किल को एक्टिवेट कर उस वेटल आर्मोर की जानकारी हासिल की थी। सुपर आई द्वारा प्रदान की गई जानकारी को देखकर ऋतिक को काफी अच्छा लग रहा था। फिर उसने तुरंत इसे पहनने की कोशिश की और तभी ऋतिक को लगा कि उसकी पावर में सुधार हुआ था। यह इतना भी बुरा नहीं है, ऋतिक ने चेहरे पर हल्की सी स्माइल के साथ कहा। आखिरकार उसका पिछला वेटल सूट टूट गया था और यह वाला ऋतिक के लिए काफी अच्छा था। उस सिल्वर लेपर्ड आर्मर को पहनकर ऋतिक खड़ा हुआ और कंसोल की ओर चला गया। फिर उसने सीधे ग्रेविटी सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया और ग्रेविटी को 10 गुना तक कर दिया। इस समय ऋतिक को स्पष्ट रूप से अपने ऊपर से एक मजबूत दबाव महसूस हो रहा था। उसका सीना अकड़ गया था और उसका शरीर जमीन पर गिरने वाला था। लेकिन जल्द ही जैसे ही ऋतिक ने एक गहरी सांस ली, उसने उस दबाव को फेस करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन उसका पूरा शरीर अभी भी बहुत भारी लग रहा था। 10 गुना ग्रेविटी के तहत पूरी तरह से इसमें वे करना इतना आसान नहीं है, ऋतिक ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा। फिर उसने कंट्रोल पैनल में वीम्स प्रैक्टिस को एक्टिवेट कर दिया। जैसे ही उसने कंफर्म पर क्लिक किया, लेजर वीम्स तुरंत छत से नीचे गिरने लगी। अगले ही पल ऋतिक के एक्सप्रेशन बदल गए और उसका शरीर बेहद तेज स्पीड से उन्हें चकमा देने लगा। ग्रेविटी की इस सिचुएशन में इस लेजर डॉज ट्रेनिंग से खुद को स्ट्रांग करना ही इस ट्रेनिंग का उद्देश्य था। ठीक उसी समय डेथ रीजन एकेडमी के दूसरी ओर एक आदमी एक छोटे से पहाड़ के ऊपर एक हॉल में खड़ा था। तभी उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसकी ओर चल रहा था और उसने धीरे से कहा, तो तुम आ गई। क्या बात है? ध्यान से देखने पर यह परी थी जो ऊपर आई थी। परी अभी भी हमेशा की तरह वैसी ही थी। उसके चेहरे पर ठंडे भाव थे।
हॉल के बीच में खड़ा आदमी जब पलटा तो वो विक्रम राठौर था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो वत्सा इतना स्ट्रांग होगा। अब इसमें कोई शक नहीं कि तुम उसे पसंद करती हो। विक्रम राठौर उस दिन जो हुआ उसके बारे में बात करते समय अपमानित महसूस नहीं कर रहा था और उसने परी की ओर देखते हुए कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? उसकी बात सुनकर अपरी ने बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ कहा, कुछ नहीं। तुम्हें पता है कि मां यहां क्यों आया हूं? मेरे पिता ने मुझसे तुम्हें यह बताने के लिए कहा कि अगले साल की शुरुआत में हम स्काई सिटी में हमारे लिए एक एंगेजमेंट सेलिब्रेशन आयोजित करेंगे। विक्रम राठौर ने वेवसी के साथ कहा। इम्पॉसिबल। जब परी ने विक्रम राठौर की बातें सुनी तो उसका चेहरा और भी ज्यादा बेरहम हो गया और उसने बेरहमी के साथ कहा, मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन यह मेरा फैसला नहीं है। परी के कुछ बोलने से पहले विक्रम राठौर ने अपनी बात को कहना जारी रखा। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा और मुझे यह देखकर भी बहुत खुशी हुई कि तुम्हें कोई ऐसा इंसान मिल गया है जिसे तुम पसंद करते हो। विक्रम राठौर की बातें सुनकर परी ने विक्रम राठौर की ओर ऐसे देखा मानो वो बेवकूफ हो। अरे, मुझे इस तरह की नजरों से मत देखो। विक्रम राठौर को भी ऐसा महसूस हुआ मानो वो बेवकूफ था जब उसे इस तरह से घूरा जा रहा था। मैं इस वॉरवस उसकी पावर को एनालिसिस करने में तुम्हारी मदद कर रहा था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इतना स्ट्रांग होगा और उसके पास वो अजीब सी स्किल्स होंगी। मैंने उन स्किल्स को पहले कभी नहीं देखा था। विक्रम राठौर ने एक आह भरते हुए कहा। वो काफी टैलेंटेड था, लेकिन उसने ऋतिक द्वारा इस्तेमाल की गई सभी स्किल्स को पहले कभी नहीं देखा था। एक तरह से उसे सभी वॉरियर्स में स्किल्स की डिक्शनरी माना जाता था। वो एक नजर में बता सकता था कि यह कौन सी स्किल है और कितना पावरफुल होगी, लेकिन इस वॉर वो इसमें असफल रहा था। इसके अलावा तुम दोनों एक अच्छे साथी हो, विक्रम राठौर ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा। विक्रम राठौर की बातें सुनकर परी की आंखों में अविश्वास की झलक नजर आ रही थी, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि विक्रम राठौर ऐसा कहेगा। मुझे यह मत बताओ कि तुम्हें लगता है कि मैं एक विलन हूं। मैंने यह सब जानबूझकर किया था और उसे जिंदा छोड़ दिया था। आखिरकार हम एक दूसरे को बचपन से जानते हैं, है ना? विक्रम राठौर ने अपने चेहरे पर हल्की सी स्माइल के साथ कहा। बेवकूफ। जब परी ने उसकी बातें सुनी तो उसने ठंडे स्वर में कहा। विक्रम राठौर, जो अपने आप को महान साबित करने की कोशिश कर रहा था, परी की बात सुनकर वो तुरंत चुप हो गया। ठीक है, मैं जा रहा हूं। यह डेथ रीजन एकेडमी मजेदार नहीं है। मैं केवल एक्सपीरियंस लेना और ट्रेनिंग लेना पसंद करूंगा, विक्रम राठौर ने वेवसी से कहा। वैसे अगर तुम शादी को कैंसिल को करना चाहती हो तो उस वत्से को अगले साल की शुरुआत में तुम्हारे साथ स्काई सिटी आने के लिए कह देना, विक्रम राठौर ने कुछ पल सोचने के बाद गंभीर आवाज में कहा। अगर वो सच में तुम्हारे काबिल होगा तो तुम्हें निराश नहीं होना पड़ेगा। इतना कहकर विक्रम राठौर पवेलियन से बाहर चला गया। विक्रम राठौर को जाते हुए देखकर परी पहाड़ पर खड़ी हो गई और दूर कहीं दिशा में देखने लगी, जहां उसे स्काई सिटी की परछाई दिखाई दे रही थी। स्काई सिटी पृथ्वी पर सबसे फेमस और पावरफुल शहर था और जो लोग स्काई सिटी में रहते थे वो रैंक 6 और उससे ऊपर के होते थे या किसी निश्चित एरिया में एलिट होते थे। इस समय ऋतिक अभी भी ग्रेविटी रूम में प्रैक्टिस कर रहा था। ऋतिक, जो ग्रेविटी से 10 गुना नीचे था, इतनी जल्दी उन लेजर बीम्स से बचने में सक्षम नहीं था। समय समय पर उस पर बीम्स फायर होती थी, लेकिन उसके शरीर पर सिल्वर लेपर्ड आर्मर के कारण वह लेजर बीम्स ऋतिक के शरीर में बिल्कुल भी प्रवेश नहीं कर सकती थी। आधे घंटे तक प्रैक्टिस करने के बाद ऋतिक हांफने लगा और अपने हाथ पैरों को फैलाकर जमीन पर लेट गया, जब तक कि लेजर बीम्स स्वचालित रूप से बंद नहीं हो गई। 10 गुना ग्रेविटी के तहत ट्रेनिंग करना अभी भी थोड़ा कठिन है। आमतौर पर जब ऋतिक आराम कर रहा होता था तो वो सीधे अपने दिमाग में सिस्टम इंटरफेस में एंटर कर जाता था। इस बार भी उसने ऐसा ही किया था और करीब से देखने पर ऐसा लगा कि वो रैंक 3 के जीन लॉक को अनलॉक कर सकता था। यह देखकर ऋतिक हैरान रह गया और इंफॉर्मेशन को देखते हुए
यह कहा गया कि रैंक 3 के जीन लॉक को अनलॉक करने के बाद उसमें कंप्लीट चेंजेस आ जाएंगे, यहां तक कि उसका दिमाग भी बदल जाएगा। उसका माइंड एक कंप्यूटर की तरह हो जाएगा और लड़ते समय यह तुरंत सही फैसला लेने में सक्षम होगा और शरीर का सेल्स स्ट्रक्चर फिर से विकसित होगा। इस तरह के रोमांचक रिजल्ट पाने के लिए ऋतिक ने रैंक 3 जीन लॉक को तुरंत अनलॉक करने के लिए उस पर क्लिक कर दिया। लेकिन इस समय ऋतिक रैंक 3 जीन लॉक आइकन के बगल में एक रेड अलर्ट नोटिस को साफ साफ देख सकता था। रैंक 3 जीन लॉक को अनलॉक करने में फेल होने की पॉसिबली 50% है। फेल होने पर या 80% आपकी मौत हो सकती है, 15% आप वेजिटेटिव स्टेट में जा सकते हैं, 4% आप कोमा में जा सकते हैं, 1% आपको गंभीर शारीरिक चोट लग सकती है। यह देखकर ऋतिक की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने तुरंत अपने मुंह में आए लार्वा को गटक लिया। यह 50% संभावना वास्तव में बहुत कम थी। यह तो साफ साफ जिंदगी और मौत क्या सौदा था। ऋतिक के पास वास्तव में अब ऐसा करने का साहस नहीं था, क्योंकि वो पहले ही एक बार मर चुका था और वो भाग्यशाली था कि इस दुनिया में उसका पुनर्जन्म हुआ था। अगर वो दोबारा मर गया तो जरूर वो सचमुच गायब हो जाएगा। और इस दुनिया में पहले से ही ऐसे लोग थे जिन्हें ऋतिक पीछे छोड़ने के लिए राजी नहीं था। चलो, ये नहीं तो मैं अपनी रैंक 6 वॉरियर की पोस्ट की खासियत देखता हूं। ऋतिक ने कुछ देर सोचा और फिर जल्दी से टॉप इंटरफेस की ओर चला गया। फिर उसने अपनी रैंक 6 की पोस्ट को देखने के लिए उस पर क्लिक किया। टियर साइड पोस्ट, यह हर 24 घंटे में एक बार शरीर की एनर्जी की भरपाई कर सकता है और स्वयं को होने वाले 50% नुकसान का विरोध करने की 30% संभावना है। मैं हर 24 घंटे में एक बार एनर्जी की भरपाई कर सकता हूं। इसका क्या मतलब है? ऋतिक ने इस समय उस इंफॉर्मेशन को देखा और उसकी आई फ्रोज चढ़ गईं। लेकिन फिर इस बारे में सोचने के बाद उसने सीधे रैंक 6 वॉरियर की पोस्ट को एक्टिवेट कर दिया। जब ऋतिक ने अपनी रैंक 6 के वॉरियर की पोस्ट को एक्टिवेट किया तो उसे अपने अंदर एक पावरफुल एनर्जी उमड़ती हुई महसूस हुई और पूरे शरीर की सोर्स पावर एक पल में पूरी हो गई। लेकिन इसका इस्तेमाल करने के बाद सिस्टम इंटरफेस लाए 24 घंटे से उल्टी गिनती चला स्टार्ट हो गई थी। इसका मतलब था कि वो अब इसका यूज 24 घंटे बाद ही कर सकता था। कहीं ये वो एनर्जी तो नहीं जो मेरे शरीर में जमा हो जाती है। इस विचार के साथ ऋतिक अभी भी बहुत सरप्राइज था। सोर्स पावर शरीर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हवा में एनर्जी को अब्सॉर्ब करती थी, लेकिन कुछ एनर्जी सोर्स पावर में कन्वर्ट होकर उसके शरीर में जमा हो जाती थी। यह वही एनर्जी होती थी जिसका इस्तेमाल स्किल्स को कास्ट करने और स्फीयर को एक्टिवेट करने के लिए किया जाता था। अगर एक वेटल के दौरान जब दुश्मन देखेगा कि उसके सामने वाले इंसान की सारी एनर्जी खर्च हो गई थी, तो वो निश्चिंत हो जाएगा। लेकिन इस किलर मशीन की मदद से उस इंसान की एनर्जी एक पल में भर जाएगी और वो अपनी हार को जीत ले बदल सकता था। थोड़ी देर आराम करने के बाद ऋतिक ने एक गहरी सांस ली और उसने फिर से प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। 10 गुना ग्रेविटी, उसे आज 10 गुना ग्रेविटी के प्रभाव पर काबू पाना होगा। समय तेजी से बीतता गया। यह देखकर कि लगभग 6 बज चुके थे, ऋतिक ने एक गहरी सांस ली। फिर उसने अपना स्कोर कार्ड निकाला और फिर ग्रेविटी रूम से बाहर चला गया। आखिरकार तुम बाहर आ गए। जब ऋतिक बाहर आया तो उसे एक जाना पहचाना चेहरा दिखाई दिया। उसने कहा कि वो तुम्हारे बाहर आने का इंतजार करना चाहता है। तेजस भी इस समय पास ही में स्वॉर्ड की प्रैक्टिस कर रहा था और जब ऋतिक बाहर आया तो उसने कहा। उसकी बात पर ऋतिक ने बस हां में अपना सिर हिला दिया। यह तो काफी दिलचस्प बात है कि तुमने 10 गुना ग्रेविटी के तहत इतने लंबे समय तक प्रैक्टिस की है, रजत रस्तोगी ने ऋतिक की ओर देखते हुए कहा। उसकी आंखों में अभी भी थोड़ी हैरानी थी यह देखकर कि ऋतिक 10 गुना ग्रेविटी पर प्रैक्टिस कर रहा था। उसकी इवोल्व होने की स्पीड वास्तव में काफी फास्ट थी। तुम यहां किस लिए आए हो? ऋतिक ने रजत रस्तोगी की बातें नजरअंदाज कर दिया और उससे अपना सवाल किया। उसकी बात सुनकर रजत रस्तोगी ने अपने चारों ओर देखा और वो कुछ कहने के लिए थोड़ा झिझक रहा था। तेजस, जो कि एक चालाक इंसान था, उसने रजत रस्तोगी की आंखों में देखा
और बात को समझते हुए ऋतिक से कहा, मुझे अब जाना होगा। देवोना मेरा इंतजार कर रही होगी। ठीक है। उसकी बात पर ऋतिक ने अपना सिर हिलाया। यह सच था कि पहले ही काफी देर हो चुकी थी। शाम के 6 बज रहे थे और ट्रेनिंग ग्राउंड की ज्यादातर लाइटें चालू कर दी गई थीं। यही कारण था कि उसे ध्यान नहीं आया कि आसमान में अंधेरा हो गया था। अब वो जब तेजस वहां से चला गया तो ऋतिक ने रजत रस्तोगी से कहा, मैंने सुना है कि डीन ने आज तुम बात की था। रजत रस्तोगी ने चारों ओर देखा और ऋतिक से धीमी आवाज में पूछा। उसके चेहरे से साफ लग रहा था कि उसे डर लग रहा था। हम खबरें बहुत तेजी से फैलती हैं। जब ऋतिक ने उसका सवाल सुना तो वो काफी सरप्राइज हो गया, लेकिन यह रजत रस्तोगी था और उसके लिए इसके बारे में पता लगाना मुश्किल नहीं था। क्या यह पहले जो हुआ उसके कारण था? रजत अब थोड़ा घबराने लग गया था और वो ऋतिक से लगातार सवाल पूछ रहा था। ऋतिक के लिए रजत रस्तोगी को इस सिचुएशन में देखने का यह एक दुर्लभ मौका था और उसने धीरे धीरे अपनी आंखें सिकोड़ लीं। हां, उन्होंने मुझे पकड़ लिया। शिट, क्या तुमने मेरा नाम भी बता दिया? जब रजत रस्तोगी ने ऋतिक का जवाब सुना तो वो और भी ज्यादा घबराने लगा। हां, मैंने उन्हें बता दिया कि वो तुम ही थे जिसमें मुझे ऐसा करने के लिए कहा था। ऋतिक ने हां में अपना सिर हिलाते हुए कहा। कमीने, तुम एक नंबर के कमीने इंसान हो। तुम्हें मेरा नाम लेने की क्या जरूरत थी? ऋतिक की बात सुनकर ऋतिक इतना गुस्सा हो गया था कि मानो अब भी फूट पड़ेगा। उसने पहले ही अपनी मुट्ठियां भींच ली थी और वो ऋतिक को एक पंच मारकर उसके दांत तोड़ना चाहता था। लेकिन जब उसने सोचा कि ऋतिक कितना पावरफुल था तो उसका गुस्सा गुब्बारे के अंदर की हवा की तरह गायब हो गया। मैं तो बर्बाद होने वाला हूं। अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। सब खत्म हो गया। रजत रस्तोगी अचानक से ऐसे बर्ताव करने लग गया था मानो यह दुनिया का अंत हो गया हो और वो किसी भी पल मौत की आगोश में सो जाएगा। तुम बर्बाद क्यों हो गए? ऋतिक ने माथे पर शिकन के साथ उससे सवाल किया। वो किसी ऐसे इंसान की तरह नहीं दिखता था जो मुसीबत से डरता हो, क्योंकि उसे रायटोगी फैमिली का समर्थन प्राप्त था। डीन अथर्व शर्मा, यह बात मेरी फैमिली को जरूर बताएंगे। जब उन्हें इस बारे में पता चलेगा तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। रजत रस्तोगी जोर से चिल्लाया और वो इस समय काफी असहाय नजर आ रहा था। जब उसने यह सोचा कि उसके फैमिली के नियम कितने सख्त थे और इसके कारण उसे क्या सजा मिलेगी, तो उसका शरीर कांपने लग गया था। जब ऋतिक ने उसे इस हालत में देखा तो वो जोर जोर से हंसने लगा। आप किस बात पर हंस रहे हो? इसलिए कि मेरा एक काम तमाम होने वाला है। यह देखकर कि ऋतिक इतनी जोर से हंस रहा था, रजत रस्तोगी और भी ज्यादा गुस्सा हो गया और उसने ऋतिक पर एक मुक्का जड़ दिया। वुम! इससे पहले कि उसकी पंच ऋतिक के शरीर को छू भी पाता, वो दूर जाकर गिरा। ऋतिक ने अपने एक पंच से ही रजत रस्तोगी को जमीन पर गिरा दिया था। कमीना! इस इंसान की पावर पहले से और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गई है। जब रजत अपने पीछे की दीवार से जाकर टकराया तो उसने दर्द से करहाते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि वो जानते हैं कि तुम भी इस काम में शामिल थे। ऋतिक ने अपने चेहरे पर हल्की सी स्माइल के साथ कहा, क्या सच में? रजत रस्तोगी, जो इस समय थोड़ा निराश और घबराहट से भरा हुआ था, ऋतिक की बात सुनकर वो सरप्राइज हो गया। हां, यह सच है, ऋतिक ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा। पावर स्टेशन पर मौजूद अधेड़ उम्र के आदमी ने केवल उसे ही देखा था। साथ ही सुरक्षा कैमरे की इमेज केवल ऋतिक ही नजर आया था जो वहां पर मौजूद था। चलो, यह तो भगवान का शुक्र है, वरना तुमने तो मुझे फंसा ही दिया था। रजत ने अपने सीने को थपथपाते हुए एक राहत की सांस लेते हुए कहा, क्या तुम्हें विक्रम राठौर नाम के उस लड़के के बारे में पता है? जब ऋतिक के दिमाग में यह सवाल आया तो वो रजत रस्तोगी से पूछने से पहले एक पल के लिए झिझकने लगा। तुम उसके बारे में जानना चाहते हो तो फिर पहले मुझसे इसके लिए विनती करो, फिर मैं तुम्हें उसके बारे में और बताऊंगा। यह जानने के बाद कि ऋतिक उससे कुछ जानना चाहता था, रजत ने हंसते हुए उससे कहा। वो ऋतिक से कई बार हार चुका था और यह एक दुर्लभ अवसर था। यह जानने के बाद तो वो और भी ज्यादा नॉर्मल हो गया था
कि डीन को उसके बारे में पता नहीं चला था, वरना अगर डीन को उसके बारे में पता चल जाता तो यह वही जानता था कि उसके साथ क्या होना था। लेकिन अभी वो ऋतिक का मजाक उड़ाने की योजना बना रहा था कि तभी उसने एक कान भेदने वाली आवाज सुनी और उसे अपनी गर्दन के पास कुछ ठंडा महसूस किया। उसने उस पर नजर डाली और देखा कि यह एक भाला था जो उसको लगने ही वाला और उसकी गर्दन के पास रख दिया गया था। क्या मुझे तुमसे भीख मांगनी चाहिए या इसके उल्टा तुम्हें जान से मार देना चाहिए? ऋतिक ने हंसते हुए उससे सवाल किया। रजत रस्तोगी अभी जवाब देने ही वाला था कि तभी उसकी नजर ऋतिक पर पड़ी, जिससे साफ पता चल रहा था कि उसका इरादा उसे जान से मारने का था। हालांकि वो थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन मन ही मन ऋतिक को गालियां दे रहा था। मैं तुमसे भीख मांग रहा हूं, मैं तुम्हें उसके बारे में सब बताऊंगा, लेकिन पहले इस चीज को मुझसे दूर करो। रजत रस्तोगी इस समय थोड़ा डरा हुआ था और उसने ऋतिक से कहा। रजत रस्तोगी ने जो कहा उसे सुनने के बाद ऋतिक स्माइल करने लगा। ऐसा लग रहा था कि रजत रस्तोगी ने ऋतिक को मारने की कई असफल कोशिशों के बाद उसके प्रति डर की भावना विकसित कर ली थी। अगर यह वो पहले वाला रजत रस्तोगी होता तो वो वास्तव में जिद्दी होता और अपना मुंह बंद रखता, लेकिन वे लोग अभी भी डेथ रीजन एकेडमी में थे और वो स्पष्ट रूप से उसे यहां नहीं मार सकता था, नहीं तो वो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। हां, ऋतिक द्वारा अपनी गर्दन से भाला हटाने के बाद आखिरकार रजत को थोड़ा आराम महसूस हुआ। उस पल रजत रस्तोगी को स्पष्ट रूप से महसूस हो रहा था कि उसकी पूरी पीठ अब पसीने से भर गई थी। ऐसा लगा जैसे उसने नर्क का एक चक्कर लगा लिया हो। विक्रम राठौर स्काई सिटी की राजपूत फैमिली से है। रजत रस्तोगी जमीन पर बैठकर हांफते हुए ऋतिक से कहा, स्काई सिटी? जब ऋतिक ने शहर का नाम सुना तो वो थोड़ा हैरान रह गया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि परी का फैमिली भी स्काई सिटी से थी। प्रेजेंट में यह पृथ्वी पर सबसे फेमस शहर है। जो लोग इस शहर में रहने के कैपेबल होते हैं वे आमतौर पर ऐसी फैमिली होती है जो बहुत पावरफुल होती है। रजत रस्तोगी ने अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहा, हालांकि मेरी फैमिली भी स्काई सिटी से है, फिर भी हम जहां रहते हैं वहां से राजपूत फैमिली मीलों दूर है। रजत ने ऋतिक से आगे कहा, क्या तुम दोनों के बीच किसी तरह की नाराजगी है? ऋतिक ने कुछ सोचते हुए उससे सवाल किया। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने पहले जो कहा था उससे ऋतिक को स्पष्ट रूप से महसूस हो सकता था कि रजत रस्तोगी और विक्रम राठौर के बीच कुछ अजीब था। इसे नाराजगी नहीं समझी जानी चाहिए। बात सिर्फ इतनी सी है कि वो हरामी हर कंपटीशन में जीतता आ रहा है और मैं उससे कभी नहीं जीत पाया, एक बार भी नहीं। रजत रस्तोगी ने गुस्से में कहा। अपने टैलेंट के कारण उसे पहले से ही एक प्रतिभाशाली लड़का माना जाता था, जो कि लाखों में से एक था। लेकिन हर मैच में जहां रजत रस्तोगी को लगता था कि वो जीत सकते था, विक्रम राठौर हमेशा उसे हरा देता था। इसलिए स्काई सिटी में उसका एक निकनेम पड़ गया था, फॉरएवर द सेकंड। यह रजत रस्तोगी के लिए बेहद शर्मनाक बात थी, लेकिन यह साफ था कि वो यह बात ऋतिक को कभी नहीं बताएगा। इसका मतलब तुम हमेशा उससे हार जाते हो और सेकंड प्लेस हासिल करते हो। रजत रस्तोगी की बात सुनने के बाद ऋतिक ने बिना किसी हिचकिचाहट के उससे सवाल किया, तुम्हें कैसे पता चला कि मेरा निकनेम क्या है? रजत रस्तोगी आगे कुछ कहने की वाला था कि तभी वो अचानक से चुप हो गया था। उसके मुंह से वो बात निकल गई थी जो उसे नहीं बोलनी चाहिए थी, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि उसने क्या कहा तो उसे तुरंत पछतावा हुआ और उसने अपना मुंह ढक लिया। तो तुम्हारा निकनेम वास्तव में फॉरएवर सेकंड है? ऋतिक ने उसकी ओर देखते हुए सवाल किया। नहीं, यह मेरा नाम नहीं है। रजत रस्तोगी ने तुरंत अपना बचाव किया, क्योंकि यह उसके पूरे जीवन का एकमात्र दागी हिस्सा था। ठीक है, क्या तुम डेथ रीजन एकेडमी में हमेशा के लिए सेकंड प्लेस पर नहीं हो? ऋतिक ने अपने कंधे उचकाते हुए उससे कहा। उसने जो कहा उसे सुनने के बाद रजत रस्तोगी एक पल के लिए दंग रह गया, लेकिन उसे एहसास हुआ कि ऋतिक ने जो कहा वो भी सच था। जब से उसने डेथ रीजन एकेडमी में प्रवेश किया था, ऋतिक ने हमेशा उसे हर कंपटीशन में हराया था। इस बारे में सोचते ही मानो उसे रोना आ गया। आफ्टर ऑल,
उसने उस विक्रम राठौर नाम के राक्षस से छुटकारा पा लिया था और डेथ रीजन अकादमी में एडमिशन लेने में कामयाब रहा था। लेकिन अंत में उसे उससे भी ज्यादा पावरफुल कंपीटिटर का सामना करना पड़ रहा था। यह वो इंसान था जिसने विक्रम राठौर को भी हरा दिया था। इसके बारे में भूल जाओ, मुझे उसके बारे में और बताओ, ऋतिक ने थोड़ा हंसते हुए रजत से आगे कहा। ऋतिक ने जो कहा उसे सुनने के बाद रजत रस्तोगी ने तुरंत टॉपिक बदल दिया, चूंकि हमेशा के लिए सेकंड प्लेस होना निश्चित रूप से निराशाजनक था और वो अब इस टॉपिक पर ध्यान नहीं देना चाहता था। रजत रस्तोगी ने उसे जो बताया, युद्ध सुनने के बाद ऋतिक को विक्रम राठौर के बारे में और ज्यादा पता चल गया था। वो न केवल स्ट्रॉन्ग फैमिली बैकग्राउंड वाला इंसान था, बल्कि उसकी एबिलिटी भी बेहद पावरफुल थी। अपनी 20 साल की उम्र में वो पहले से ही रैंक 7 का वॉरियर था और जल्दी ही रैंक 8 तक पहुंचने वाला था। किसी को यह पता होना चाहिए कि ऐसे कई लोग भी थे जो कभी भी ऐसे लेवल तक नहीं पहुंच पाएंगे। दूसरे शब्दों में कहे तो उसे टैलेंटेड लोगों में से भी टैलेंटेड माना जाता था। साथ ही वॉरियर यूनियन में भी उसकी पावर काफी ऊंची थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ सबसे खतरनाक मिशनों को पूरा करने के लिए हमेशा अलग अलग जगह की यात्रा करता रहता था। वो लड़का केवल 20 साल का है, लेकिन वो पहले ही रैंक 7 का वॉरियर बन चुका है। मैं वास्तव में इस बात को लेकर एक्साइटेड हूं कि वो यह कैसे करता है। रजत रस्तोगी उदास ने उदास आवाज में। वे दोनों एक ही उम्र के थे, लेकिन उनकी क्षमताओं में पहले से ही बहुत अंतर था। ओह, वैसे तुम्हारी उम्र कितनी है? रजत रस्तोगी ने कुछ सोचते हुए ऋतिक से सवाल किया। ऋतिक भी बेहद पावरफुल इंसान था और उसकी स्किल्स इतनी यूनिक थी कि उसने विक्रम राठौर को भी हरा दिया था। लेकिन इस बार विक्रम राठौर केवल इसलिए हार गया था क्योंकि वो बहुत लापरवाह हो गया था, क्योंकि वो ऋतिक की तुलना में काफी हाई रैंक पर था, करीब 18 साल की। ऋतिक ने उसे जवाब देने से पहले एक पल के लिए इसके बारे में सोचा। जब उसने जवाब सुना तो रजत रस्तोगी लगभग जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें हैरानी में से चौड़ी हो गईं और उसने ऋतिक से सवाल किया, तुम कह रहे हो कि तुम इस साल केवल 18 साल के हो? हां। ऋतिक ने असहाय होकर अपने कंधे उचकाए और कहा, वास्तव में उसके शरीर की उम्र केवल 17 साल थी, लेकिन उसकी मानसिक उम्र एक ऐसे इंसान जितनी थी जो पहले से ही 20 साल का हो चुका था। आज बस इतना ही, कल ज्यादा डाल देंगे। आज थोड़ा ड्रिंक कर ली, इसलिए लिखा नहीं जा रहा। ऋतिक ने अपने एक पंच से ही रजत रस्तोगी को जमीन पर गिरा दिया था। कमीना, इस इंसान की पावर पहले से और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गई है। जब रजत अपने पीछे की दीवार से जाकर टकराया तो उसने दर्द से करहाते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि वो जानते हैं कि तुम भी इस काम में शामिल थे। ऋतिक ने अपने चेहरे पर हल्की सी स्माइल के साथ कहा, क्या सच में? रजत रस्तोगी, जो इस समय थोड़ा निराश और घबराहट से भरा हुआ था, ऋतिक की बात सुनकर वो सरप्राइज हो गया। हां, यह सच है, ऋतिक ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा। पावर स्टेशन पर मौजूद अधेड़ उम्र के आदमी ने केवल उसे ही देखा था। साथ ही सुरक्षा कैमरे की इमेज केवल ऋतिक ही नजर आया था जो वहां पर मौजूद था। चलो, यह तो भगवान का शुक्र है, वरना तुमने तो मुझे फंसा ही दिया था। रजत ने अपने सीने को थपथपाते हुए एक राहत की सांस लेते हुए कहा, क्या तुम्हें विक्रम राठौर नाम के उस लड़के के बारे में पता है? जब ऋतिक के दिमाग में यह सवाल आया तो वो रजत रस्तोगी से पूछने से पहले एक पल के लिए झिझकने लगा। तुम उसके बारे में जानना चाहते हो तो फिर पहले मुझसे इसके लिए विनती करो, फिर मैं तुम्हें उसके बारे में और बताऊंगा। यह जानने के बाद कि ऋतिक उससे कुछ जानना चाहता था, रजत ने हंसते हुए उससे कहा, वो ऋतिक से कई बार हार चुका था और यह एक दुर्लभ अवसर था। यह जानने के बाद तो वो और भी ज्यादा नॉर्मल हो गया था कि डीन को उसके बारे में पता नहीं चला था, वरना अगर डीन को उसके बारे में पता चल जाता तो यह वही जानता था कि उसके साथ क्या होना था। लेकिन अभी वो ऋतिक का मजाक उड़ाने की योजना बना रहा था कि तभी उसने एक कान भेदने वाली आवाज सुनी और उसे अपनी गर्दन के पास कुछ ठंडा महसूस किया। उसने उस पर नजर डाली और देखा कि यह एक भाला था
जो उसको लगने ही वाला, और उसकी गर्दन के पास रख दिया गया था। क्या मुझे तुमसे भीख मांगनी चाहिए या इसके उल्टा तुम्हें जान से मार देना चाहिए? ऋतिक ने हंसते हुए उससे सवाल किया। रजत रस्तोगी अभी जवाब देने ही वाला था कि तभी उसकी नजर ऋतिक पर पड़ी, जिससे साफ पता चल रहा था कि उसका इरादा उसे जान से मारने का था। हालांकि वो थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन मन ही मन ऋतिक को गालियां दे रहा था। मैं तुमसे भीख मांग रहा हूं, मैं तुम्हें उसके बारे में सब बताऊंगा, लेकिन पहले इस चीज को मुझसे दूर करो। रजत रस्तोगी इस समय थोड़ा डरा हुआ था और उसने ऋतिक से कहा। रजत रस्तोगी ने जो कहा उसे सुनने के बाद ऋतिक स्माइल करने लगा। ऐसा लग रहा था कि रजत रस्तोगी ने ऋतिक को मारने की कई असफल कोशिशों के बाद उसके प्रति डर की भावना विकसित कर ली थी। अगर यह वो पहले वाला रजत रस्तोगी होता तो वो वास्तव में जिद्दी होता और अपना मुंह बंद रखता, लेकिन वे लोग अभी भी डेथ रीजन एकेडमी में थे और वो स्पष्ट रूप से उसे यहां नहीं मार सकता था, नहीं तो वो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। हां, ऋतिक द्वारा अपनी गर्दन से भाला हटाने के बाद आखिरकार रजत को थोड़ा आराम महसूस हुआ। उस पल रजत रस्तोगी को स्पष्ट रूप से महसूस हो रहा था कि उसकी पूरी पीठ अब पसीने से भर गई थी। ऐसा लगा जैसे उसने नर्क का एक चक्कर लगा लिया हो। विक्रम राठौर स्काई सिटी की राजपूत फैमिली से है। रजत रस्तोगी जमीन पर बैठकर हांफते हुए ऋतिक से कहा, स्काई सिटी? जब ऋतिक ने शहर का नाम सुना तो वो थोड़ा हैरान रह गया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि परी का फैमिली भी स्काई सिटी से थी। प्रेजेंट में यह पृथ्वी पर सबसे फेमस शहर है। जो लोग इस शहर में रहने के कैपेबल होते हैं वे आमतौर पर ऐसी फैमिली होती हैं जो बहुत पावरफुल होती है। रजत रस्तोगी ने अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहा, हालांकि मेरी फैमिली भी स्काई सिटी से है, फिर भी हम जहां रहते हैं वहां से राजपूत फैमिली मीलों दूर है। रजत ने ऋतिक से आगे कहा, क्या तुम दोनों के बीच किसी तरह की नाराजगी है? ऋतिक ने कुछ सोचते हुए उससे सवाल किया। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने पहले जो कहा था उससे ऋतिक को स्पष्ट रूप से महसूस हो सकता था कि रजत रस्तोगी और विक्रम राठौर के बीच कुछ अजीब था। इसे नाराजगी नहीं समझी जानी चाहिए। बात सिर्फ इतनी सी है कि वो हरामी हर कंपटीशन में जीतता आ रहा है और मैं उससे कभी नहीं जीत पाया, एक बार भी नहीं। रजत रस्तोगी ने गुस्से में कहा। अपने टैलेंट के कारण उसे पहले से ही एक प्रतिभाशाली लड़का माना जाता था, जो कि लाखों में से एक था, लेकिन हर मैच में जहां रजत रस्तोगी को लगता था कि वो जीत सकते था, विक्रम राठौर हमेशा उसे हरा देता था। इसीलिए स्काई सिटी में उसका एक निकनेम पड़ गया था, फॉरएवर सेकंड। यह रजत रस्तोगी के लिए बेहद शर्मनाक बात थी, लेकिन यह साफ था कि वो यह बात ऋतिक को कभी नहीं बताएगा। इसका मतलब तुम हमेशा उससे हार जाते हो और सेकंड प्लेस हासिल करते हो। रजत रस्तोगी की बात सुनने के बाद ऋतिक ने बिना किसी हिचकिचाहट के उससे सवाल किया, तुम्हें कैसे पता चला कि मेरा निकनेम क्या है? रजत रस्तोगी आगे कुछ कहने की वाला था कि तभी वो अचानक से चुप हो गया था। उसके मुंह से वो बात निकल गई थी जो उसे नहीं बोलनी चाहिए थी, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि उसने क्या कहा तो उसे तुरंत पछतावा हुआ और उसने अपना मुंह ढक लिया। तो तुम्हारा निकनेम वास्तव में फॉरएवर द सेकंड है? ऋतिक ने उसकी ओर देखते हुए सवाल किया। नहीं, यह मेरा नाम नहीं है। रजत रस्तोगी ने तुरंत अपना बचाव किया, क्योंकि यह उसके पूरे जीवन का एकमात्र दागी हिस्सा था। ठीक है, क्या तुम डेथ रीजन एकेडमी में हमेशा के लिए सेकंड प्लेस पर नहीं हो? ऋतिक ने अपने कंधे उचकाते हुए उससे कहा। उसने जो कहा उससे सुनने के बाद रजत रस्तोगी एक पल के लिए दंग रह गया, लेकिन उसे एहसास हुआ कि ऋतिक ने जो कहा वो भी सच था। जब से उसने डेथ रीजन एकेडमी में प्रवेश किया था, ऋतिक ने हमेशा उसे हर कंपटीशन में हराया था। इस बारे में सोचते ही मानो उससे रोना आ गया। आफ्टर ऑल, उसने उस विक्रम राठौर नाम के राक्षस से छुटकारा पा लिया था और डेथ रीजन अकादमी में एडमिशन लेने में कामयाब रहा था, लेकिन अंत में उसे उससे भी ज्यादा पावरफुल कंपीटिटर का सामना करना पड़ रहा था। यह वो इंसान था जिसने विक्रम राठौर को भी हरा दिया था। इसके बारे में भूल जाओ, मुझे उसके बारे में और बताओ। ऋतिक ने थोड़ा हंसते हुए
रजत से आगे कहा। ऋतिक ने जो कहा उसे सुनने के बाद रजत रस्तोगी ने तुरंत टॉपिक बदल दिया, चूंकि हमेशा के लिए सेकंड प्लेस होना निश्चित रूप से निराशाजनक था और वो अब इस टॉपिक पर ध्यान नहीं देना चाहता था। रजत रस्तोगी ने उसे जो बताया, यूज सुनने के बाद ऋतिक को विक्रम राठौर के बारे में और ज्यादा पता चल गया था। वो न केवल स्ट्रॉन्ग फैमिली बैकग्राउंड वाला इंसान था, बल्कि उसकी एबिलिटी भी बेहद पावरफुल थी। अपनी 20 साल की उम्र में वो पहले से ही रैंक 7 का वॉरियर था और जल्दी ही रैंक 8 तक पहुंचने वाला था। किसी को यह पता होना चाहिए कि ऐसे कई लोग भी थे जो कभी भी ऐसे लेवल तक नहीं पहुंच पाएंगे। दूसरे शब्दों में कहे तो उसे टैलेंटेड लोगों में से भी टैलेंटेड माना जाता था। साथ ही वॉरियर यूनियन में भी उसकी पावर काफी ऊंची थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ सबसे खतरनाक मिशनों को पूरा करने के लिए हमेशा अलग अलग जगह की यात्रा करता रहता था। वो लड़का केवल 20 साल का है, लेकिन वो पहले ही रैंक 7 का वॉरियर बन चुका है। मैं वास्तव में इस बात को लेकर एक्साइटेड हूं कि वो यह कैसे करता है। रजत रस्तोगी उदास ने उदास आवाज में। वे दोनों एक ही उम्र के थे, लेकिन उनकी क्षमताओं में पहले से ही बहुत अंतर था। ओ, वैसे तुम्हारी उम्र कितनी है? रजत रस्तोगी ने कुछ सोचते हुए ऋतिक से सवाल किया। ऋतिक भी बेहद पावरफुल इंसान था और उसकी स्किल्स इतनी यूनिक थी कि उसने विक्रम राठौर को भी हरा दिया था। लेकिन इस बार विक्रम राठौर केवल इसलिए हार गया था क्योंकि वो बहुत लापरवाह हो गया था, क्योंकि वो ऋतिक की तुलना में काफी हाई रैंक पर था। करीब 18 साल की। ऋतिक ने उसे जवाब देने से पहले एक पल के लिए इसके बारे में सोचा। जब उसने जवाब सुना तो रजत रस्तोगी लगभग जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें हैरानी में से बड़ी हो गई और उसने ऋतिक से सवाल किया, तुम कह रहे हो कि तुम इस साल केवल 18 साल के हो? हां। ऋतिक ने असहाय होकर अपने कंधे उचकाए और कहा। वास्तव में उसके शरीर की उम्र केवल 17 साल थी, लेकिन उसकी मानसिक उम्र एक ऐसे इंसान जितनी थी जो पहले से ही 20 साल का हो चुका था। राक्षस कहीं का। उसकी बात सुनकर रजत रस्तोगी ने उसे मन ही मन कोसते हुए कहा। उसकी तुलना में ऋतिक सच में एक राक्षस था। भले ही अगर उसने अपनी मां के पेट में ही प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देता होता, तब भी वो ऋतिक जितना पावरफुल नहीं होगा। जैसे ही उसने उन चीजों के बारे में सोचा जो उसे अपनी जांच से ऋतिक के बारे में पता चली थी, उसे याद आया कि ऋतिक अपनी पुरानी एकेडमी में एक कमजोर लड़का हुआ करता था और इन 6 महीनों में वो अचानक से पावरफुल हो गया था। शायद तुमने पहले अपनी पावर्स को छिपा रखा होगा। क्या ऐसा तो हो नहीं सकता कि तुम दिन पर दिन इतनी तेजी से पावरफुल होते जा रहे हो? रजत अभी भी अपने सदमे में था, लेकिन फिर उसने ऋतिक की ओर देखते हुए कहा, अगर ऋतिक ऐसा इंसान होता जो साल की शुरुआत में एक वॉरियर बनने के काबिल भी नहीं होता और 6 महीने के भीतर रैंक 6 का वॉरियर बनने में कामयाब हो जाता, तो वो उस पर कभी विश्वास नहीं करता। बस मेरे बारे में इतना काफी है। तुम मुझे उसके परिवार के साथ साथ परी के परिवार के बारे में भी बताओ। क्या यह दोनों फैमिली एक आपस में रिलेटेड है? ऋतिक ने रजत रस्तोगी की बेकार बातों को नजरअंदाज कर दिया और उससे आना सवाल किया। वो कभी भी अपने सिस्टम के बारे में किसी को नहीं बता सकता था। ओ, यही तो तू जानना चाहते थे? जब रजत रस्तोगी को एहसास हुआ कि ऋतिक वास्तव में क्या जानना चाहता था, तो वो तुरंत उस चौंकाने वाली खबर के बारे में भूल गया जो उसने अभी अभी सुनी थी। इसके बजाय वो अपनी आंखों में एक दिलचस्प नजर से ऋतिक को देख रहा था। मुझे बताओ। ऑफ। ऋतिक वास्तव में इसके बारे में और ज्यादा जानना चाहता था। जब वो कुछ समय पहले मंच पर विक्रम राठौर से लड़ रहा था और उसे पता चला था उसकी परी से सगाई तय हो गई थी, तो ऋतिक ने इसे दिल पर ले लिया था और वो इसके बारे में वो थोड़ा असहज महसूस करने लग गया था। ये दोनों एक ही कम्युनिटी से हैं, इसलिए इन दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है। दोनों फैमिलीज को मिलाकर एक टाइटल राजपूत फैमिली का नाम दिया गया है, लेकिन इनकी फैमिलीज अलग अलग है। राठौर फैमिली और मदान फैमिली स्काई सिटी की सबसे बड़ी फैमिलीज में से एक है, लेकिन राठौर फैमिली की तुलना में परी की मदान फैमिली बहुत डरावनी है। रजत ने ऋतिक को डिटेल में बताते हुए कहा।
बोलते समय भी वो थोड़ा कांप रहा था। जब ऋतिक ने रजत रस्तोगी के चेहरे पर उस भाव को देखा तो वो बेहद एक्साइटेड हो गया। 1 मिनट रुको, क्या तुम इस बात से परेशान हो कि उनकी सगाई तय हो चुकी है? रजत रस्तोगी ने चहकते हुए कहा, जब उसे एहसास हुआ कि ऋतिक क्या सोच रहा था। उसकी बात पर ऋतिक चुप रहा और रजत रस्तोगी ने जो कहा उससे इनकार नहीं किया। परी के साथ इतना समय बिताने के बाद ऋतिक को यकीन था कि उसके मन में परी के लिए फीलिंग्स थी। उनके मम्मी पापा आपस में काफी अच्छे दोस्त हैं। मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए था क्योंकि उन दोनों की ही मम्मी एक ही समय में प्रेग्नेंट थीं। जब उन्हें पता चला कि उनमें से हर एक के पास एक लड़का और एक लड़की है तो उन्होंने उनकी सगाई तय करने का फैसला किया था। लेकिन मैंने जो देखा है उस हिसाब से परी को विक्रम राठौर में कोई दिलचस्पी नहीं है और विक्रम राठौर भी उसके पीछे इतना पागल नहीं है। रजत रस्तोगी अपने आप वड़वड़ाता रहा जबकि ऋतिक उसकी बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था। इसके अलावा क्या तुमने ध्यान नहीं दिया कि परी वास्तव में तुम्हें पसंद करती है? जब रजत रस्तोगी इस टॉपिक पर ऋतिक से बात कर रहा था तो वो पूरी तरह से अलग आदमी था। अगर ऐसा नहीं होता क्योंकि रजत रस्तोगी उसके ठीक सामने खड़ा था तो ऋतिक ने सोचा होता कि वो किसी और से ही बात कर रहा था। यह लड़का इससे पहले हमेशा क्रूर और नालायक नजर आ रहा था, लेकिन उसे जानने के बाद रजत रस्तोगी एक ऐसा लड़का था जो कभी भी बात करना बंद नहीं कर सकता था, यानी वो एक वड़बोला था। वैसे तुम दोनों अब एक साथ रह रहे हो, इसलिए मुझे यह मत कहना कि तुम दोनों के बीच कुछ भी नहीं हुआ है। अपने को निर्दोष और सती सावित्री होने का दिखावा करना बंद करो, रजत रस्तोगी ने ऋतिक से कहा और उसके कंधे को ठपठपाने लगा। ओके, तो अब तुम यह बताओ कि तुम रैंक 6 पर किस तरह पहुंचे? मुझे अब जाना होगा। उसकी बात सुनकर ऋतिक बुरी तरह इरिटेट हो गया था। उसका तो मन कर रहा था कि जल्दी से टेप लाकर उसके मुंह पर चिपका दे। एक बार जब उसे बोलने की इजाजत दे दी जाए तो यह लड़का चुप हो नहीं हो सकता था, लेकिन चूंकि उसे पहले ही वो जवाब मिल गया था जो वो जानना चाहता था तो ऋतिक अब रजत रस्तोगी से बात नहीं करना चाहता था। वो तुरंत घूमा और बाहर निकलने के रास्ते की ओर चल दिया। दरवाजे बंद करना मत भूलना, ऋतिक ने रजत को आवाज लगाते हुए कहा। अरे, तुम इतनी तेजी से क्यों चल रहे हो? यह देखकर कि ऋतिक पहले ही वहां से जा चुका था, रजत रस्तोगी ने चिल्लाते हुए कहा। ऋतिक पहले से ही बाहर निकल चुका था और अपने विला की ओर चल दिया था। चूंकि डिलीवरी की सेटिंग नष्ट हो गई थी, इसलिए ऋतिक ने घर लौटने से पहले उन दोनों के लिए रात का खाना पैक करवा लिया। लेकिन चूंकि ऋतिक पहले ही वो जवाब मिल गया था जो वो जानना चाहता था, तो वो अब रजत रस्तोगी से बात नहीं करना चाहता था। वो तुरंत घूमा और बाहर निकलने के रास्ते की ओर चल दिया। दरवाजे बंद करना मत भूलना, ऋतिक ने रजत को आवाज लगाते हुए कहा। अरे, तुम इतनी तेजी से क्यों चल रहे हो? यह देखकर कि ऋतिक पहले ही वहां से जा चुका था, रजत रस्तोगी ने चिल्लाते हुए कहा। ऋतिक पहले से ही बाहर निकल चुका था और अपने विला की ओर चल दिया था। चूंकि डिलीवरी की सेटिंग नष्ट हो गई थी, इसलिए ऋतिक ने घर लौटने से पहले उन दोनों के लिए रात का खाना पैक करवा लिया। परी, जैसे ही वो विला में एंटर हुआ, ऋतिक को सफेद रंग में एक आकृति नजर आई। परी जमीन को निहार रही थी और किसी गहरी सोच में लग रही थी। जब उसने सुना कि यह ऋतिक की आवाज थी तो वो जल्दी से पीछे मुड़ी और बोली, तुम वापस आ गए? हां, ये यहां बाहर क्या कर रहे हैं? ऋतिक ने परी के पैरों की ओर देखा और पाया कि रोली और लिटिल व्हाइट क्रिस्टल वर्ड भी आंगन में मौजूद थे। परी ने एक जीन क्रिस्टल को पकड़ रखा था और उन्हें एक पालतू जानवर की तरह खिला रही थी। यह दोनों जीन क्रिस्टल चुराने के आरोप में पकड़े गए थे। परी ने पास के हॉस्टल की ओर इशारा करते हुए उससे कहा, तुम दोनों, अगर तुमने अब किसी के भी जीन क्रिस्टल चुराने की कोशिश की तो मैं तुम दोनों को भून डालूंगा। परी ने जो कहा उसे सुनने के बाद ऋतिक ने उन दोनों की ओर देखते हुए कहा, लेकिन वे दोनों तो मजे से उस जीन क्रिस्टल को चबा रहे थे और उनमें से किसी को भी यह सुनने की परवाह नहीं थी कि ऋतिक क्या कह रहा था। विक्रम राठौर यहां से चला गया। परी ने उन्हें जीन क्रिस्टल खिलाते हुए ऋतिक कहा, उसने एकेडमी छोड़ दी।
ऋतिक ने हैरानी के साथ कहा। हां परी, हां। मैं अपना सिर हिलाने से पहले एक पल के लिए झिझकने लगी। वो नहीं जानती थी कि वो क्यों झिझक रही थी, लेकिन फिर भी यह शब्द कहने में उसे काफी मेहनत लगी और उसने ऋतिक से कहा, मैं अपनी सगाई के इस फैसले से कहीं भी राजी नहीं थी। परी ने जो कहा उसे सुनने के बाद ऋतिक दंग रह गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो अपने प्रति परी के वर्ताव में अंतर महसूस कर सकता था। अगर यह इससे पहले होता तो वो उसे अपने बारे में नहीं समझा रही होती। क्या तुम मुझे दिखा रही हो कि तुम्हें मेरी फीलिंग्स की परवाह है? ऋतिक ने परी से पूछते हुए हंसते हुए कहा। जैसे ही ऋतिक ने अपना मुंह खोला, उसने अपनी आंखों पर एक तेज रोशनी चमकती देखी, लेकिन ऋतिक की रिएक्शन भी तेज थी और वो हमले से बचने में कामयाब रहा। बेवकूफ! परी ने ऋतिक की ओर देखा और उसका मजाक बनाया। फिर वो वापस से रोली और आइसवर्ड को जीन क्रिस्टल खिलाने लगी। जब ऋतिक ने परी की ओर देखा तो उसने अपने होंठ भींच लिए। वो काफी शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। ऐसा क्यों लग रहा है कि रोली के शरीर पर फर उग रहा है? ऋतिक ने रोली की ओर देखा, जिसे आधा पारदर्शी माना जाता था। उसके शरीर पर पहले से ही सफेद रुए की एक पतली परत उगी हुई थी। इसे करीब से देखने पर परी भी हैरान रह गई। तुम किस तरह के इवॉल्व मॉन्स्टर हो? तुम काफी अजीब हो, ऋतिक ने रोली से पूछा, जो अभी भी जीन क्रिस्टल चबा रहा था। आमतौर पर इन इवॉल्व मॉन्स्टर्स का निर्माण पिछली शताब्दी में हुई वायरल महामारी के कारण हुआ था। पृथ्वी पर ज्यादातर जानवर इसके कारण इवॉल्व हो गए थे। ऋतिक यही जानने के लिए एक्साइटेड था कि यह किस जानवर से इवॉल्व हुआ था। तुम्हें यह कहां से मिला? परी ने जिज्ञासा से ऋतिक से सवाल किया। परी भले ही यंग हो, लेकिन ज्यादातर एल्डरों के पास भी इतना ज्ञान नहीं होगा जितना उसके दिमाग में था। जब वो एक छोटी लड़की थी, तभी से वो पढ़ाई में व्यस्त रहती थी, न केवल स्कूल के बारे में बल्कि अपने मार्शल आर्ट स्किल्स के बारे में भी। यह एक दूसरे इवॉल्व मॉन्स्टर के शरीर के अंदर था। ऋतिक ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा और तुरंत परी को बताया। जब उसने सुना कि ऋतिक ने क्या कहा तो उसने हैरानी के साथ कहा, एक विशाल वेल वाले जानवर के शरीर के अंदर। परी ने अपनी आईब्रोज चढ़ा दी और सोचने की कोशिश करने लगी कि यह क्या हो सकता था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था जिसके साथ वो इसे जोड़ सके। मुझे भी नहीं पता कि यह क्या है, परी ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा। कोई बात नहीं, मुझे इसकी परवाह नहीं है कि यह क्या चीज है, लेकिन अब यह मेरा पालतू जानवर है। क्यों मैं सही हूं ना रोली? ऋतिक ने हंसते हुए रोली की ओर देखते हुए कहा। खू! यह ऐसा था मानो रोली समझ गया हो कि ऋतिक क्या कह रहा था और उसने अजीब सी चीख के साथ जवाब दिया। अच्छा चलो पहले खाना खा ले। मैं कुछ खाना पैक करा कर लाया था। हां, समय तेजी से बीतता गया क्योंकि ऋतिक अपनी स्किल्स के साथ कंफर्टेबल होने में व्यस्त था और परी भी अपनी प्रैक्टिस कर रही थी। मैच से मिले पॉइंट्स के साथ ऋतिक ने उन्हें जीन क्रिस्टल के बदले में बदल दिया था और उन्हें रोली और आइस क्रिस्टल व्हाइट वर्ड को खिला दिया था। चहचहाहट! स्मॉल आइस वर्ड का शरीर बड़ा हो गया था और जिस स्पीड से वो बढ़ रहा था वो ऋतिक की अपेक्षा से कहीं ज्यादा तेज था। रोली एक स्नोबॉल की तरह लगता है। एक दोपहर जब ऋतिक अपना दोपहर का खाना कर चुका था तो उसने रोली की ओर देखा जो उसकी मेज के नीचे था। रोली का शरीर अब पूरी तरह से व्हाइट फर की मोटी परत से ढका हुआ था। यह आइस की तरह व्हाइट था, जिससे रोली एक विशाल स्नोवॉल जैसा दिखता था। जहां तक स्मॉल आइस वर्ड की बात थी तो वो रोली के बगल में खड़ी थी और ऋतिक को देखकर खुशी से चहक रही थी। तुम दोनों के लिए काफी सारे जीन क्रिस्टल हैं। अब किसी और से जीन क्रिस्टल मत चुराना, ऋतिक ने दोनों जीवों की ओर देखते हुए कहा। उनके ठीक सामने जीन क्रिस्टल की एक टोकरी रखी हुई थी और ऋतिक को मैच से मिले पॉइंट्स के साथ उसने इनका एक्सचेंज किया था। साथ ही कुछ दिन पहले उसने एक लकी ड्रा निकाला था तो उसे कुछ और जीन क्रिस्टल मिले गए थे। फिर ऋतिक ने अपना सिल्वर लेपर्ड आर्मर पहना और एक गहरी सांस ली। उसने अपना हाथ डार्क एज पर रखा जो उसके बिस्तर के बगल में रखा था और भाला बॉक्स के अंदर रख दिया।
ऋतिक ने अपना सिल्वर लेपर्ड आर्मर पहना और एक गहरी सांस ली। उसने अपना हाथ डार्क एज पर रखा जो उसके बिस्तर के बगल में रखा था और भाला बॉक्स के अंदर रख दिया। माय, आज प्रैक्टिस के लिए नहीं जाऊंगा। लिविंग हॉल में चलने के बाद उसने परी को देखा और कहा, तुम कहां जा रहे हो? उसकी बात सुनकर परी ने उससे सवाल किया। पिछले कुछ दिनों से जहां वो डेथ रीजन एकेडमी में थी, वो हमेशा ऋतिक के साथ प्रैक्टिस कर रही थी, लेकिन अब उसके बिना उसे थोड़ा अजीब लग रहा था। डीन वैली ने मुझसे ओशियन में कुछ खोजने के लिए कहा था, लेकिन तुम मेरी चिंता मत करो, मैं दोपहर तक वापस आ जाऊंगा। ऋतिक ने परी के सवाल का जवाब दिया। ओ, उसकी बात सुनकर परी ने अपना सिर हिलाया। फिर वो एक पल के लिए झिझकी और उसने आगे ऋतिक से कहा, सतर्क रहना। जरूर, और मेरी इतनी केयर करने के लिए शुक्रिया। ऋतिक ने चेहरे पर हल्की सी स्माइल के साथ कहा, मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है। जब परी ने देखा कि ऋतिक उसके मजे ले रहा था तो उसके उसे घूरते हुए कहा, हा हा हा, तुम झूठ बोल रही हो। ऋतिक ने हंसते हुए कहा। परी के रिएक्शन से ऋतिक को यकीन हो गया था कि वो सिर्फ एक ऐसी लड़की थी जो बाहर से ठंडी थी। इस तरह की आदत का होना जन्मजात नहीं था, यह बस केवल अपनी सेफ्टी के लिए होता था। जब वो छोटी थी तो उसे बहुत मुश्किल हालातों को सहन करना पड़ा था। अगर यह उन हालातों के कारण नहीं होता जिनसे उसे गुजरना पड़ा था, तो वो इतनी कम उम्र में इस लेवल तक ट्रेन नहीं हो पाती। उसके बाद वे दोनों एक साथ विला से बाहर निकले और फिर परी वहां से ट्रेनिंग रूम की ओर चली गई और ऋतिक एकेडमी के गेट की ओर चल दिया। तुम आगे? जैसे ही ऋतिक गेट की ओर चला, उसने एक आदमी को देखा जिसकी पीठ उसकी ओर थी। आप? जब वो आदमी मुड़ा तो ऋतिक ने देखा कि वो डीन अथर्व शर्मा थे। वहां पर कुछ स्टूडेंट्स भी मौजूद थे जिन्होंने डीन अथर्व शर्मा को ग्रीट किया जब वे वहां से गुजर रहे थे, और एक्साइटमेंट से वे लोग ऋतिक को भी देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि डीन एक लड़के के साथ क्यों खड़े थे। तो ठीक है, मेरे साथ आओ और अपने आप को तैयार करो, डीन ने ऋतिक की ओर देखकर कहा और उसे सेफ्टी रूम की ओर ले आए जो मेन गेट के ठीक बगल में था। गुड मॉर्निंग मिस्टर डीन। जब सेफ्टी रूम के कर्मचारियों ने डीन को देखा तो वे तुरंत खड़े हो गए और उनका स्वागत करने लगे। इसे डाइविंग गियर दे दो। डीन ने बाकी लोगों की ओर देखा और उनमें से एक को ऑर्डर देते हुए कहा, जी सर। जब उस आदमी को डीन का ऑर्डर मिला तो उसने अपना सिर हिलाया और ऋतिक की ओर देखकर कहा, मेरे साथ आओ। हां, ऋतिक ने उसका पीछा किया और जल्द ही वे एक मशीन के ठीक सामने खड़े हो गए। इसके ऊपर खड़े हो जाओ, उस आदमी ने ऋतिक से कहा। उसकी बात सुनकर ऋतिक ने अपना सिर हिलाया और मशीन पर खड़ा हो गया। उसने अपने हाथ ऊपर उठाए और पैर अलग करके खड़ा हो गया। फिर मशीन धीरे से घूमने लगी और ऋतिक को एक डाइविंग सूट पहना रही थी। और यह एक हेलमेट है जो तुम्हें कम से कम 12 घंटे तक ऑक्सीजन रिलीज कर सकता है। एक दूसरे आदमी ने ऋतिक को एक पारदर्शी हेलमेट देते हुए कहा। ऋतिक ने हेलमेट लेते हुए अपना सिर हिलाया और डीन अथर्व शर्मा को अपनी ओर आते हुए देखा। इसे अपने साथ ले जाओ। डीन ने अपनी जेब से रडार जैसी दिखने वाली एक छोटी सी मशीन निकाली और ऋतिक से आगे कहा, यह एनर्जी का पता लगाने के लिए है। इससे तुम्हें पानी के नीचे बहती एनर्जी महसूस हो जाएगी। इसके अलावा चाहे तुम पानी के अंदर कुछ भी देखो, लेकिन डरना मत। डीन ने जो कहा उसे सुनने के बाद ऋतिक भी काफी एक्साइटेड हो गया था, लेकिन डीन ने फिर आगे उससे कुछ नहीं कहा और ऋतिक ने भी उनसे कुछ पूछने की जहमत नहीं उठाई, यह सोचकर कि पानी में उतरते ही उसे 100 पता चल जाएगा। चलो चले। यह सुनिश्चित करने के बाद कि ऋतिक के पास वे सभी चीजें थी जिनकी उसे जरूरत थी, डीन अथर्व शर्मा ने ऋतिक को चलने का इशारा करते हुए कहा, जी चलिए। ऋतिक ने उनके पीछे चलने से पहले हां में अपना सिर हिलाया। उनके अलावा कुछ बाकी स्टाफ सदस्य भी थे जो गेट की ओर बढ़ते हुए डीन के पीछे पीछे चल रहे थे। डेथ रीजन एकेडमी एक आइलैंड पर बनाई गई थी और यह समुद्र से घिरी हुई थी। समुद्र अंतहीन लग रहा था और समुद्र की लहरों के अलावा उन्हें और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ठीक है, इससे पी लो। डीन अथर्व शर्मा ने अपनी जेब से एक पारदर्शी ट्यूब निकाली और उसमें हल्का नीला लिक्विड भरा हुआ था।
प्रोटीन लिक्विड। इस लिक्विड को पी लो और तुम्हें अगले 24 घंटों तक कुछ भी खाना नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी तुम्हें वो एनर्जी मिलती रहेगी जिसकी तुम्हें जरूरत है। डीन अथर्व शर्मा ने ऋतिक से कहा। ऋतिक ने उनसे ट्यूब ले ली और बिना किसी हिचकिचाहट के उसे पी लिया। ये खंजर, इसे भी ले लो। अपने दूसरे हाथ से डीन ने एक खंजर निकाला जो उसके कवर में रखा हुआ था। इस समुद्र में इवॉल्व जीव मौजूद है। आमतौर पर जब तक तुम उन्हें परेशान नहीं करते, वे तुम पर हमला नहीं करेंगे। अगर कोई जरूरी मामला हो तो इसका इस्तेमाल करना। डीन ने अपनी बात को कहना जारी रखते हुए कहा। ठीक है, क्या मुझे अब नीचे जाना चाहिए? ऋतिक ने उनसे सवाल किया। हां, लेकिन एक बात याद रखना, एक बार जब तुम्हें पता चल जाए कि यह क्या है तो अपनी कलाई पर लगे लाल बटन को दबा देना, और अगर तुम किसी परेशानी में पड़ जाओ तो तुम इसका इस्तेमाल भी कर सकते हो। इससे हमें एक नोटिफिकेशन मिल जाएगी। डीन अथर्व शर्मा ने ऋतिक को समझाते हुए कहा। हां, उसके बाद ऋतिक ने समुद्र की ओर देखा जो उसके ठीक सामने था। पारदर्शी हेलमेट पहनने से पहले उसने एक गहरी सांस ली। हेलमेट पहनते ही उसने जो कॉम्वेट सूट पहना हुआ था वो चमक उठा और दोनों एक दूसरे से जुड़ गए। उसके बाद बिना समय बर्बाद किए ऋतिक ने तुरंत समुद्र में छलांग लगा दी। डीन, क्या आप श्योर है कि इस बच्चे को पानी में जाने से कोई समस्या नहीं होगी? डीन अथर्व शर्मा के पास खड़े लोगों में से एक ने दिन से सवाल किया। इसके बारे में चिंता मत करो। लेकिन कुछ नहीं। उसके अलावा मैं किसी और के बारे में नहीं सोच सकता जो ऐसा कर सकता है। समुद्र अब उतना शांत नहीं रहा जितना पहले हुआ करता था। डीन ने अनंत सागर को देखते हुए एक आह भरते हुए कहा। ऋतिक जो अभी अभी समुद्र में उतना था, उसे तुरंत काफी ठंडा महसूस हो रहा था। उसके डाइविंग सूट के बीच में एक दीपक की तरह कुछ चल रहा था, जिससे उसके लिए अपने आसपास की चीजों को देखना आसान हो गया था। यह पर तो मॉन्स्टर्स की आवाजें आ रही हैं, लेकिन वे हैं कहां पर? ऋतिक ने उस रडार को पकड़ लिया जो उसे दिया गया था, क्योंकि आसपास थोड़ी हलचल सी होने लगी थी। रडार पर कोई संकेत नहीं दिखा रहा था, इसलिए ऋतिक के पास आगे जारी रखने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। हांग हांग। उसने ध्यान से देखा कि आवाज कहां से आ रही थी और उसने पाया कि उसके आसपास बहुत सारी अजीब दिखने वाली मछलियां थीं। ये मछलियां बहुत बड़ी और भयानक लग रही थीं। डीन अथर्व शर्मा ने उसे जो बताया था उसके अनुसार ये मछलियां एनर्जी के प्रति बहुत संवेदनशील थीं। अगर उन्हें एहसास हुआ कि उनके पास भारी मात्रा में एनर्जी थी तो वे पागल हो जाएंगी। जैसे ही उसने अपनी सुपर आई को एक्टिवेट किया, ऋतिक को पता चला कि ये मछलियां रैंक 6 की इवोल्व मॉन्स्टर्स थी। वो क्या चीज है? वहां से थोड़ी रोशनी आ रही है। जब वो पानी में था तो हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, लेकिन तभी ऋतिक ने देखा कि उसके नीचे कहीं कुछ था जो रोशनी दे रहा था। यह देखकर ऋतिक दंग रह गया और उसने उस ओर तैरने का फैसला किया, और जल्द ही उसकी आंखों के सामने एक हैरान कर देने वाला नजारा दिखाई दिया। क्या? आखिर यह क्या है? यह तो किसी तरह की मशीनें हैं। उसके सामने जो था उसे देखने के बाद ऋतिक शॉक्ड हो गया थक। आइलैंड के नीचे ऋतिक ने बहुत सारी यूनिक दिखने वाली मशीनें देखी थी और ये सभी आइलैंड के नीचे लगी हुई थी। ऋतिक को आखिरकार पता चल गया कि डीन के साथ के लोग उसे यहां भेजने के लिए डीन अथर्व शर्मा के आइडिया के प्रति इतना सतर्क क्यों थे। यहीं छिपा था डेथ रीजन एकेडमी का एक अनसुना रहस्य। जब एकेडमी पानी के ऊपर थी तो ऐसा लगता था मानो इसे एक आइलैंड पर बनाया गया था, लेकिन अब जब वो इसके नीचे देख रहा था तो उसने पाया कि किस तरह पूरे आइलैंड को इन सभी मशीनों के ऊपर बनाया गया था। ऋतिक को आखिरकार एहसास हुआ कि पूरी डेथ रीजन एकेडमी एक मैन मेड आइलैंड पर बनाई गई थी। आइलैंड एक विशाल क्रूज जहाज या फिर एक स्पेस क्राफ्ट हो सकता था। यह नजारा सच में काफी ज्यादा अट्रैक्टिव था। ऋतिक में अपने शौक को कम करने के लिए एक गहरी सांस ली। फिर उसने इसे करीब से देखा और पाया कि वहां पर छोटे छोटे कीड़े जैसे जीव थे जो मशीनों को काट रहे थे। मशीनें ऐसी लग रही थीं जैसे वे किसी खास मटेरियल से बनी हो और बिल्कुल नई जैसी दिख रही थी, लेकिन वे अजीब दिखने वाले काले कीड़े जैसे जीव
अभी भी उसे चबा रहे थे। यह किस तरह के जीव हैं? ऋतिक ने यह देखने के लिए थोड़ा करीब जाने का फैसला किया कि यह क्या था, लेकिन जैसे ही उसने उनकी ओर बढ़ने की कोशिश की तो उसे एहसास हुआ कि इन जीवों ने अपना टारगेट बदल दिया था। इसके बजाय वेव उसे निशाना बना रहे थे। ऋतिक अब आसानी से उन जीवों को देख सकता था। वे बिल्कुल किसी टैडपोल की तरह थे, जो एक जोड़ी लाल आंखों वाले इंसान की हथेली जितने विशाल थे। उनका मुंह भी काफी बड़ा था और जब भी वे अपना मुंह खोलते थे तो उसमें तेज, घने और पौने दांतों का एक समूह दिखाई देता था। यह वास्तव में काफी घिनौना नजारा था, जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर देगा। यह देखकर कि वे कैसे उसे काटने की कोशिश कर रहे थे, ऋतिक ने तुरंत अपना खंजर निकाला और उन कीड़ों पर वार करना शुरू कर दिया जो उसकी ओर बढ़ रहे थे। हालांकि पानी के अंदर उछाल बहुत अच्छा था, ऋतिक को अभी भी अपने पहने हुए डाइविंग सूट की खासियत महसूस हो रही थी, जिससे उसे पानी के नीचे अच्छे से मूव करने में मदद मिली थी। साथ ही ऋतिक भी वास्तव में काफी स्ट्रांग था और तेज खंजर की मदद से वो आसानी से उन कीड़े के शरीर को 2 हिस्सों में काटने में सक्षम था। कीड़ों के उस समूहों से छुटकारा पाने के बाद ऋतिक दूसरी दिशा में तैरने लगा और मशीनरी को देखने लगा। वहां पर एक हिस्सा था जो स्टील से बना था और ऐसा लग रहा था जैसे उसे बहुत बुरी तरह से काटा गया हो, लेकिन किस्मत से वो नुकसान इतना ज्यादा नहीं था जिसके लिए चिंता की जाए। ये कीड़े इतने जीन क्यों लग रहे हैं? जब ऋतिक ने कीड़ों की लाशों को देखा तो उसने अपनी आईब्रोज सिकोड़ ली और अपनी सुपर आई स्किल को एक्टिवेट कर दिया। रैंक 5 की ब्लैक टूथफिश, एलियन मॉन्स्टर, एबिलिटीज, तेज दांत, कठोर चीजों को चबाने में सक्षम। ऋतिक को उन जीवों की कैटेगरी की परवाह नहीं थी। एकमात्र बात जिसने उसका ध्यान खींचा था वो यह थी कि यह एक एलियन मॉन्स्टर था। सुपर आई द्वारा दी गई जानकारी को पढ़ने के बाद ऋतिक चौंक गया था। अगर ये दूसरे प्लेनेट से यहां पर आए थे तो ये जीव यहां तक किस तरह पहुंचे होंगे? कहीं यहां आसपास। ऋतिक इतना सोच ही रहा था कि तभी उसने नीचे की ओर देखा और उसे कुछ ऐसा नजर आया जिससे उसकी आईब्रोज सदमे से सिकुड़ गई और उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसके ठीक नीचे एक भंबर जैसी कोई चीज थी, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो स्पेस में कोई दरार हो।